नमस्ते दोस्तों, पीआर नॉवल 2.0 में आपका स्वागत है। यहाँ आपको दिल छू लेने वाली रोमांस की कहानियाँ, रोंगटे खड़े कर देने वाली बदले की गाथाएं, डरावनी और रहस्यमयी डरावनी कहानियाँ और कल्पना से भरी पुनर्जन्म की अद्भुत कल्पनाएं सुनने को मिलेंगी। ये सभी कहानियाँ आपको एक ऐसी दूसरी दुनिया में ले जाएंगी जहाँ हर मोड़ पर रोमांच और भावनाएं आपका इंतजार कर रही हैं। अगर आप हमारी कहानियों के जादू में खो जाना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी काल्पनिक दुनिया का हिस्सा बने। नैना की ऐसी बातें सुनकर आरिश के भौहें सिकुड़ जाते हैं और वह घुरकर नैना की तरफ देखते हुए थोड़ी तेज आवाज में बोला, अपनी यह बकवास बंद करो। तुम जानती भी हो तुम किसके बारे में कम बात कर रही हो। बच्ची है वह अभी, तुम उसके बारे में ऐसा बोल भी कैसे सकती हो। नैना जो कि पहले से ही आरिश के ऊपर गुस्सा थी, अब वो आरिश के इस तरह से आर्या की तरफदारी करने पर और भी ज्यादा आग बबूला होते हुए गुस्से से चीखते हुए बोली, वही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। बच्ची है वह, तुम उसे इतना ज्यादा अटैच होना बंद करो। आज से पहले तो तुमने कभी किसी की तरफ अपनी नजर उठाकर नहीं देखी, फिर उस लड़की में ऐसा क्या है जो उसके आने के बाद तुम इस तरह से उसे बच्चों की तरह लिए हर वक्त घूमते रहते हो। और तो और जितने करीब तुम मेरे नहीं आते उससे कहीं ज्यादा करीब तुम उसके होते जा रहे हो। हर वक्त जब भी तुम नजर आते हो वह हमेशा तुम्हारे गोद में चढ़ी रहती है या फिर तुम्हारे पीठ पर चढ़ी रहती है। आखिर चल क्या रहा है तुम दोनों के बीच में? क्यों तुम हमेशा उसकी मदद के लिए खड़े रहते हो? आरिश गुस्से से अपनी मुट्ठी कसकर बंद किए हुए नैना की सारी बकवास बातें सुन रहा था। उसके कंट्रोल से बाहर होता जा रहा था और वह गुस्से से नैना की तरफ अपने घूरती हुई नजरों से देखते हुए बोला, मुझे नहीं पता था कि तुम इस तरह से सोचती हो। वह बस बच्ची है मेरे लिए, मैं उसे बच्चों की तरह पैम्पर करती हूँ क्योंकि वह बहुत ही मासूम है और ना समझ भी। पहले दिन जब वह कॉलेज में आई थी मुझे लगा था कि यह भी बाकियों के लिए तरह ही होंगी, पर जैसे जैसे मैं उसकी शैतानियों को नोटिस करने लगा मुझे उसकी आंखों में दिखने लगा कि वह कितने ज्यादा मासूम है। और क्या तुम चाहती हो कि इस कॉलेज में उस छोटी सी बच्ची की मासूमियत का कोई गलत फायदा उठा ले? आरिश इस बार नैना से सवाल करता है। वही नैना जो कि आरिश की बातें सुन रही थी वो इस बार चुप हो जाती है, पर अगले ही पल वो आरिश की तरफ देखते हुए बोली, मैं कुछ नहीं जानती। उसने जब इस कॉलेज में एडमिशन लिया है तो उसे अपने सेफ्टी खुद संभालने चाहिए। तुम उसकी कोई केयरटेकर नहीं हो जो तुम उसे संभालते फिर हो। तुम्हें उससे दूरी बनानी होगी आरिश, वरना कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ही रिश्ते में दूरी आ जाए। नैना जो अपनी बातें कह रही थी, आरिश हैरानी से नैना की तरह देखता है और वह नैना के कंधे को पकड़कर उसकी आंखों में घूर कर देखते हुए बोला, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम्हें समझ में भी आ रहा है तुम क्या बातें कह रही हो? आज से नहीं बल्कि हम बहुत सालों से साथ हैं। और तुम जिस लड़की से मुझे दूर रहने के लिए कह रही हो वह मेरे लिए बच्ची की तरह है। तुम इस बात को समझते क्यों नहीं हो? आरिश बहुत ही ज्यादा झुंझला चुका था। उसे नहीं पता था कि ऊपर नैना की ये बात कि उसे आर्या से दूर रहना होगा। आरिश को ये बात लग चुकी थी और वह इस बात के लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं हो रहा था। वह बिल्कुल भी आर्या से दूर नहीं जाने वाला था। नैना अब अपनी नजरें आरिश के चेहरे पर टिकाते हुए हैरानी से आरिश की तरफ देख रही थी। आज आरिश उस लड़की के लिए उसकी बातें मानने से इनकार कर रहा है, जहां उसकी हर एक छोटे से छोटी बात आरिश के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती थी। आरिश उसकी बड़ी से बड़ी बात उसे लड़की के आगे आरिश को बकवास लग रही थी। नैना तो यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि यह वही आरिश है जो किसी भी लड़की को अपने आसपास भी नहीं भटकने देता है। और आज हुआ खुद ही आर्या के पास ऐसे जाता है जैसे आर्या में उसकी जान बसती हो। नैना अब इसके आगे आरिश से कुछ भी नहीं कहना चाहती थी क्योंकि वह देख सकते थी कि आरिश कैसे आर्या की हर छोटे से छोटी बात के लिए उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। आर्या के खिलाफ एक शब्द सुनने को तैयार नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से नैना गुस्से से पैर पटकते हुए वहां से चली जाती है। वहीं आरिश नैना किस तरह से ज्यादा हुआ देख गहरी सांस लेता है और अपने सर को हिलाते हुए वापस से वह कैंटीन के अंदर आ जाता है। कैंटीन के अंदर जाकर देखता है तो वह आर्या को जिस टेबल पर बिठा कर गया था, आर्या अभी भी इस टेबल पर बैठी हुई थी। आर्या को अब तक उस टेबल पर बैठा हुआ देखकर आरिश अपने कदम उसके तरफ बढ़ा देता है। पर जैसे ही आरिश आर्या के सामने टेबल के पास आकर देखता है तो पाता है आर्या ने अपने फोन को टेबल पर रख बोतल के सहारे टिकाकर खड़ा कर रखा था और वह उसके अंदर कार्टून देख रही थी। और कार्टून देखते हुए वह हंसते हुए अपना खाना खा रही थी। आर्या के हरकत को देखकर आरिश अपने सर को हिला देता है, पर अगले ही पल उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है जिसका एहसास उसे खुद नहीं होता है। वह भी अब आर्या के बगल वाली चेयर पर बैठ जाता है। आर्या पूरी तरह से अपने कार्टून में डूबी हुई थी। उसे अपने बगल में किसी का एहसास होता है। वह तुरंत अपने सर को घुमाकर उस तरफ देखती है तो आरिश को अपने बगल में बैठा हुआ देखकर आर्या थोड़ी हैरान हो जाती है, क्योंकि जिस तरह से नैना गुस्से से घूरते हुए उसे जा रही थी, आर्या समझ चुकी थी कि अब आरिश दोबारा उसके पास नहीं आने वाला है। फिर आरिश अभी यहाँ पर क्या कर रहा था? पर आर्या इस बारे में कुछ भी सवाल ना करते हुए उल्टा वह मुस्कुराते हुए अपने खाने की ट्रे को आरिश की तरफ खिसका देती है। आर्या के ऐसा करने पर आरिश अपनी नजर नीचे करके उस प्लेट की तरफ देखता है और फिर आर्या की तरफ। आर्या बिल्कुल कितने बच्चे की तरह खा रही थी। उसने पूरे प्लेट में खाने को इधर उधर फैला रखा था। वह किसी चूहे की तरह खाने को कुतर रही थी। उस प्लेट की तरफ देखते हुए आरिश के चेहरे की एक्सप्रेशन बहुत ही ज्यादा अजीब थे।
आरिश कभी नहीं सोच सकता था कि इतनी बड़ी होने के बावजूद कोई इतना ज्यादा नादान और बचकाना हो सकता है। आरिश बिना कैसे रिएक्शन के आर्या के ट्रे से पिज्जा की एक स्लाइस उठाता है और वह उसे खाने लगता है। इधर आरिश के पिज्जा उठाते हैं, आर्या तुरंत अपनी प्लेट को वापस से अपने पास खींच लेती हैं, जिसे आरिश नोटिस कर लेता है और वह अपनी आंखें छोटी करके आर्या की तरफ देखते हैं। पर आर्या का पूरा ध्यान इस समय उसके फोन में चल रहे कार्टून के ऊपर था। थोड़ी ही देर में आर्या अपना खाना फिनिश करके अपने छोटे से टमी को सहलाते हुए अपनी चेयर से खड़ी होती है। आरिश आर्या की सारे हरकतों को बहुत ही ध्यान से नोटिस कर रहा था और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। आरिश भी अपनी जगह से खड़ा होता है और वह आगे बढ़कर आर्या के छोटे से हाथों को पकड़ता है और उसे लेकर कैंटीन से बाहर जाने लगता है। लेकिन अब चूंकि आर्या का पेट भर चुका था तो वह अब चलने से इनकार कर रही थी और उसके बार बार ऐसा करने पर आरिश उसकी तरफ देखने लगता है तो आर्या क्यूट से चेहरे को बनाए हुए आरिश की तरफ ही देख रही थी। आरिश आर्या की ओर उसके छोटे से चेहरे की तरफ देखते हुए अपने सर को ना में हिलता है और फिर वह आर्या के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है, जिसके बाद आर्या तुरंत से आज के पीठ पर चढ़ जाती हैं और वह अपने दोनों हाथों को आरिश के गले में लपेट लेती हैं। जिसके बाद आरिश फर्श से खड़ा होता है और अच्छी तरह से अपने हाथों को पीछे ले जाकर आर्या को होल्ड करता है और उसे लेकर वह अपने प्रेसिडेंट बिल्डिंग में चला जाता है। इधर नैना, जो कि आरिश के सामने से गुस्से से वहां से निकली थी, वह इस समय क्लासरूम में बैठे हुए आरिश के आने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि नैना जब भी गुस्से से इस तरह से आरिश के सामने से आती थी तो आरिश हमेशा उसे मनाने के लिए उसके पीछे आता था। पर अब तक काफी समय भी चुका था पर आरिश का नामो और निशान तक नहीं था। अब तो नैना को ऐसा लग रहा था जैसे आरिश आने वाला भी नहीं है। आरिश को ना आया देखकर नैना के गुस्से की कोई सीमा ही नहीं रह जाती है। वह तुरंत ही क्लास से बाहर निकलती है और वह वापस से कैंटीन की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। पर तभी उसकी नज़र प्रेसिडेंट बिल्डिंग की तरफ जा रहे आदेश के ऊपर पड़ जाती है। आरिश को फिर से आर्या को अपने पीठ पर लेकर प्रेसिडेंट बिल्डिंग की तरफ जाता हुआ देखकर वह गुस्से से आग बबूला हो जाती है। आरिश, जो कि नैना को हमेशा कहा करता था कि वह प्रेसिडेंट बिल्डिंग में ज्यादा ना आया करें, वह इस लड़की को खुद ही प्रेसिडेंट बिल्डिंग में लेकर जा रहा है। और यहाँ आज की बात नहीं थी। आरिश हमेशा ही सबसे इस लड़की को अपने साथ लेकर जाया करता था और ये लड़के वहां जाकर आराम से अपनी नींद को पूरी किया करती थी और वापस आरिश के साथ ही आया करती थी। नैना शिवाय उस तरफ गुस्से से देखने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकती थी। वह प्रेसिडेंट बिल्डिंग में इस तरह से नहीं जा सकती थी। जब तक आरिश खुद किसी को लेकर उस बिल्डिंग में नहीं जाता था तब तक वहां के गार्ड किसी को भी अंदर जाने की परमिशन नहीं देते थे, और अगर वहां के गार्ड किसी को अंदर जाने की परमिशन देते भी थे तो पहले उन्हें कंफर्म करना होता था कि सच में आरिश की परमिशन उसके पास है या नहीं। और इस समय वह अपने गुस्से में हरीश को कॉल नहीं करना चाहती थी। वह चाहती थी कि आरिश खुद उसे कॉल करें या फिर उसे मनाए, पर जैसा अभी सिचुएशन नजर आ रही थी उसे लग नहीं रहा था कि आरिश उसके पास आकर उसे मनाने की कोशिश भी करेगा। 2 घंटे बाद अब तक आर्या का एक क्लास में हो चुका था और वह आराम से अब तक आरिश के केबिन में अपनी नींद को पूरी कर रही थी। अपनी नींद को पूरी करने के बाद वह बेड पर बैठे हुए सामने की तरफ देखती है जहां पर आरिश पर बैठा हुआ था। आरिश को सोफे पर बैठकर काम करता हुआ देखकर आर्या बुरा सब मुंह बनाकर उसकी तरफ देखती है, क्योंकि हमेशा या तो यह अपने बुक्स में घुसा हुआ रहता था या फिर हमेशा वह काम ही करता रहता था। आर्या अपनी आंखों को मलते हुए धीरे से बेड से सरकते हुए नीचे आती हैं और वह जाकर आरिश के सामने खड़ी हो जाती हैं। आरिश सब अपने सामने किसी की मौजूदगी का एहसास होता है तो वो समझ जाता है कि कौन होगा, पर फिर भी वो अपनी नजरें नहीं उठाकर आर्या की तरफ देखता है, जो कि अपनी आंखों को मलते हुए उसके सामने खड़ी थी। आर्या को देखकर आरिश मुस्कुराते हुए बोला, क्या तुम्हारी नींद पूरी हो गई बटरफ्लाई? आरिश के सवाल पर आर्या तुरंत ही अपने बड़े बड़े आंखें खोलते हुए देखती हैं और फिर वह अपने सर को हाँ में हिला देती हैं। इसके बाद आरिश अपना लैपटॉप बंद करता है और फिर अपनी जगह से उठकर वह अपने हाथों को स्ट्रेट करते हुए एक अंगड़ाई लेता है और फिर आर्या के सर पर अपने हाथ फेरते में बोला, तो फिर चलो अब क्लासेस करते हैं। आरिश के कहने पर आर्या को ध्यान आता है कि वह यहाँ पर आकर सो रही थी। आर्या हड़बड़ाते हुए टाइम की तरफ देखती है तो 2 घंटे बीत चुके थे। आर्या तुरंत अपने दोनों हाथों को अपने सर पर रखकर आरिश की तरफ देखने लगती है, क्योंकि उसके एक क्लास में सो चुकी थी। आरिश आर्या के सिर पर हाथ फेरते हुए आर्या की तरह से देखकर हल्के से स्माइल करते हुए बोला, कोई बात नहीं, तुम्हारे उस क्लासेस को मैं मैनेज करवा दूंगा, ओके। अब चलो। इन 2 घंटे में सिर्फ आर्या के ही नहीं बल्कि आरिश के भी क्लास मिस हुए थे। वहीं इस 2 घंटे को कम करने में ही बिता चुका था, क्योंकि वो आर्या को यहाँ पर अकेला छोड़कर जाना नहीं चाहता था, और अगर वह चला भी जाता तो पक्का या लड़की रो रो कर अपना बुरा हाल कर लेती और उसके बाद आरिश का उसे संभालना मुश्किल हो जाता। आरिश आर्या को लेकर प्रेसिडेंट बिल्डिंग से बाहर आता है और वह आर्या को उसके फर्स्ट ईयर के क्लास के पास छोड़कर कोई अपने क्लास की तरफ बढ़ जाता है। इधर आर्या क्लास में आती है और चुपचाप जाकर अपने सीट पर बैठ जाती है। इस समय सेकंड लेक्चर का टाइम हो चुका था और टीचर्स भी आने वाले थे। शाम का समय, पूरा दिन क्लासेस करने के बाद फाइनली कॉलेज टाइमिंग खत्म होता है और आर्या अपने कंधे पर अपने बैग को लिए हुए आलसी बिल्ली की तरह क्लास से बाहर निकलती है। जैसे ही वो बाहर निकलती है उसके सामने एक लड़का जो कि दीवार से ठीक कर लगा वह खड़ा था। वह एकदम से आर्या के सामने आकर खड़ा हो जाता है।
आर्या जो कि अलसी की तरह निकल रही थी, वो अचानक से उस लड़के के सामने आ जाने की वजह से एकदम से चौंक जाती है और अगले ही पल गुस्से से उस लड़के की तरफ देखने लगती है। आर्या सीने पर हाथ रखकर अपनी धड़कनों को काबू करने की कोशिश करते हुए सामने उस लड़की की तरफ देखते हुए नाराजगी से बोली, इवान तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? इवान, हाइट 6 फीट, गोरा रंग, बिखरे बाल, तीखी नाक, पतले गुलाबी होंठ और उसके वह काली गहरी आंखें जो कि इस समय आर्या के ऊपर ही टिकी हुई थी। उन आंखों में एक चमक थी। इवान आर्या की तरफ देखकर हल्के से मुस्कुराता है और फिर वह आर्या के कंधे पर एक हाथ से धीरे से मारते हुए बोला, इतने दिनों से तुम गायब कहाँ थी? मैं तो हर दिन तुम्हारे आने का इंतजार किया करता था, पर तुम तो ऐसे लापता हो जाती थी कि तुम्हें ढूंढने में आओ तो तुम्हारे दर्शन नहीं होते थे। इसलिए आज मैं छुट्टी होते ही तुम्हारे क्लास के बाहर आ गया कि कहीं फिर से तुम मिस इंडिया ना बन जाओ। इतना कहकर इवान जोर से हंस पड़ता है। वही आर्या मुंह बनाकर इवान की तरफ देख रही थी। इवान सेकंड ईयर का स्टूडेंट था और इवान आर्या का बचपन का दोस्त भी था। आर्या से इवान 3 साल का बड़ा था, पर आर्या कभी भी उसे रिस्पेक्ट नहीं देती थी। उल्टा वो तो उसे हर वक्त झगड़ती ही रहती थी। इवान आर्या को अपने साथ लिए हुए कॉरिडोर से होते हुए कॉलेज से बाहर जाने लगता है। वही आरिश जो कि हर दिन की तरह आर्या को लेने के लिए उसके क्लासरूम की तरफ जा रहा था, उसकी नजरें इवान और आर्या पर चली जाती हैं, जो कि एक दूसरे से बातें करते हुए हंसते मुस्कुराते हुए कॉलेज से बाहर जा रही थी। इवान की तरफ देखते हुए आरिश की आंखें छोटी हो जाती है, क्योंकि वह इवान को जानता था और इवान को आर्या के साथ देखकर आरिश को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तभी आरिश देखता है कि इवान चलते हुए वह अपने हाथों को आर्या के कंधे पर रख देता है और उसे वह खींचकर अपने करीब कर लेता है, जिसे देखने के बाद आरिश की नजरें एकदम से आग उगलने को तैयार हो जाती हैं। आरिश अपनी लाल कठोर नजरों से उन दोनों की तरफ से देख रहा था। कुछ ही देर में आर्या कॉलेज से बाहर निकालकर ड्राइवर के साथ घर चली जाती हैं। ड्राइवर पहले से ही कॉलेज के बाहर आर्या का इंतजार कर रहा था। जैसे ही आर्या आती है वो कार का डोर ओपन कर देता है, जिसके बाद आर्या कार में बैठती है और ड्राइवर कर लेकर कॉलेज से निकल जाता है। आर्या को जाता हुआ देखकर आरिश के चेहरे के भाव एकदम से बदल जाते हैं और वह तुरंत ही अपना फोन निकालकर किसी को मैसेज करता है। आरिश मैसेज करने के बाद अपने चेहरे पर एक क्रीपी स्माइल लिए इवान की तरफ देखता है, जो कि अपनी बाइक पार्किंग से निकल रहा था। इवान को बाइक पार्किंग से निकलता हुआ देखकर आरिश की नजरों में जो था वह काफी ज्यादा खतरनाक था। इवान के बाइक निकालने के बाद आरिश भी अपनी कार पार्किंग से निकलता है और इवान के पीछे पीछे चल देता है। इवान की बाइक मुंबई की भीड़ भाड़ वाले सड़कों पर अपनी रफ्तार से चल रही थी, वही उसके पीछे पीछे आरिश की कार भी काफी तेज रफ्तार से चल रही थी। पर अगले ही पल सड़क के बीचों बीच एक तेज टक्कर होते हैं, जिससे आरिश तुरंत अपने कार को स्लो कर लेता है और वह सामने की तरफ अपनी बेजान नजरों से देख रहा था, जहां पर अभी अभी एक ट्रक ने इवान को टक्कर मारे थे। इवान की बाइक दूसरी तरफ थी तो इवान दूसरी तरफ पड़ा हुआ था। इवान के सर से खून बह रहा था, जो कि उसे सड़क को भिगो रहा था। वही इस एक्सीडेंट के बाद इवान के पास लोगों की भीड़ जमा हो जाता है। इधर आरिश को तो जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वह अपनी बेजान नजरों से अब तक उसे भीड़ की तरफ देख रहा था। पर अचानक ही आरिश चेहरे पर एक क्रिपी स्माइल आ जाती है और वह अजीब तरह से मुस्कुराते हुए बोला, आरिश एरियन डज नॉट एक्सेप्ट एनीवन्स राइट्स ऑन द बटरफ्लाई एंड एनीवन हु ट्राइज टू डू सो विल हैव द सेम फेट। आरिश के चेहरे के एक्सप्रेशंस काफी ज्यादा खतरनाक थे। इस नज़ारे को अपनी आंखों से देखने के बाद आरिश तुरंत ही अपने कार को लेकर वहां से निकल जाता है। फ्लैशबैक एंड आरिश एक झटके के साथ अपनी आंखें खोलता है, जैसे वह नींद से जागा हो, और उसकी आंखों में इस समय बहुत से इमोशंस थे। जब आर्या उसकी नहीं थी तब वह आर्या के लिए इतना पागल हुआ करता था, तो अब आर्या जब उसकी थी तो उसे किसी और के पास देखकर उसका सर और भी ज्यादा पागलपन से भरत जा रहा था। आरिश के चेहरे के एक्सप्रेशन बदलते जा रहे थे, वह पल पल बदल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे आरिश के दिमाग में से मैं बहुत से ख्याल चल रहे हो और इस अपने नजर उठाकर सामने उसे बड़े से पोस्ट की तरफ देखता है और आर्या का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर आरिश अपनी जगह से खड़ा होता है और वह उसे पोस्ट के पास चलकर आता है। आरिश उस पोस्ट के पास पहुंच धीरे से अपना हाथ बढ़ाकर आर्य के गालों को छूते हुए बहुत ही सनक भरी आवाज में बोला, यू आर माइन वन एंड ओनली बटरफ्लाई, यू वर माइन येस्टरडे, यू आर माइन टुडे एंड यू विल ऑलवेज बी माइन। Whoever tries to come among us will face dire consequences। आरिश की आंखों में एक अलग सा जुनून और पागलपन दिख रहा था और काफी देर तक आर्या की तस्वीर के पास खड़े होकर एक टक आर्या के उसे मुस्कुराते हुए चेहरे को निहारता रहता है, जैसे उसकी आंखें ही नहीं थक रही हो। आरिश बिना अपने फलके झपकाए हुए आर्या को अपनी आंखों में बसाए जा रहा था। दूसरी तरफ महल सभी अपना अपना खाना खा चुके थे और इस समय सभी अपने अपने कमरे में थे, पर इस समय सिद्धार्थ कहीं बाहर जाने के लिए रेडी हो रहा था। वहीं सोना बेड पर बैठी हुई अपने मुंह को फुल हुए सिद्धार्थ को ही तैयार होता हुआ देख रही थी। सिद्धार्थ जो कहीं बात कहाँ जा रहा है, उसने एक बार भी नहीं बताया था कि वह कहाँ जा रहा है। उल्टा तो सोना को किसी बच्चे की तरह समझ रहा था कि वह जल्द ही आ जाएगा, जिसके वजह से सोना काफी ज्यादा चिड़ी हुई थी और वह घूर घूर कर सिद्धार्थ को देख रही थी। वहां सिद्धार्थ मिरर के सामने खड़े अपने बालों को सेट कर रहा था। वह सोने की घूरती हुई नजरों को अपने ऊपर महसूस कर पा रहा था, पर वो कुछ भी कह नहीं रहा था। थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ पूरी तरह से तैयार होने के बाद बेड के पास आता है
और सोना के पास अपने घुटनों के बल बैठकर उसके दोनों छोटे छोटे हाथों को अपने हथेलियां में भर लेता है। सिद्धार्थ के ऐसा करने पर सोना अपनी बड़ी बड़ी नीली आंखों से सिद्धार्थ को देखने लगती है तो सिद्धार्थ बहुत ही प्यार से सोने के छोटे से चेहरे की तरह देखते हुए उसके दोनों हाथों को अपने अंगूठी से सहलाते हुए बोला, वाइफी मैं जल्दी आ जाऊंगा। मैंने कितनी बार कहा है कि तुम इस तरह से उदास मत हुआ करो, और मैं किसी बहुत इंपॉर्टेंट काम से जा रहा हूँ, मैं वहां तुम्हें नहीं ले जा सकता, इसीलिए तो मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़कर जा रहा हूँ। अगर मुझे वो इम्पोर्टेंट काम नहीं होता तो मैं कभी तुम्हें और बच्चों को इस तरह से अकेला छोड़कर नहीं जाता, पर मैंने तुम्हें जितने भी बातें समझाई है उसे बिल्कुल ध्यान में रखना। जब तक मैं खुद तुम्हें कॉल करके ना कहूंगी दरवाजा ओपन करो, तब तक दरवाजा मत खोलना, ओके। सोना जो सिद्धार्थ की बातें सुन रही थी वो अपने मुंह को बनाते हुए वह अपने सर को जल्दी जल्दी से हाँ में हिला देती है, जिसे देख सिद्धार्थ मुस्कुराता है और फिर वो अपनी जगह से खड़े होता है। सिद्धार्थ अपने जगह से खड़े होकर सोना के सिर में हाथ फेरते हुए नीचे झुककर सोने के माथे पर प्यार से किस करते हुए सोने के दोनों चबी गालों को धीरे से खींचता है और वो मुस्कुराना हुआ कमरे से बाहर निकल आता है। वही सिद्धार्थ के कमरे से निकलने के बाद सोना भी तुरंत ही अपनी जगह से खड़ी होती है और वह कूदते हुए बेड से उतरकर सिद्धार्थ के पीछे पीछे चल रही है। सिद्धार्थ जब किसी के कदमों की आहट अपने पीछे महसूस करता है तो वह गहरी सांस लेकर पलट के पीछे देखता है। उसके पीछे सोना ही आ रही थी। सोना ने इस समय अपने स्लीपर्स भी नहीं पहने थे, वह खाली पैर ही सिद्धार्थ के पीछे चल दे रही थी। सिद्धांत जब यह चीज नोटिस करता है तो उसकी आंखें छोटी हो जाती है और वह हल्का गुस्सा करते हुए सोने की तरफ देखते हुए बोला, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है वाइफी की स्लीपर हमेशा पहना करो। तुम जानती हो ना फर्श कितना ठंडा होता है, और थोड़ी सी ठंड भी तुम्हें बर्दाश्त नहीं होती। तुरंत अभी तुम अपनी छोटी सी बहती नात को लेकर इधर उधर घूमते फिरोगी। चलो जाकर पहले स्लीपर पहनो, मैं यहीं पर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, जल्दी। इतना कहकर सिद्धार्थ वापस से सोना को कमरे में भेज देता है। सिद्धार्थ के गुस्सा करने पर सोने का मुंह और भी बुरी तरह से बन जाता है और वह घूरते हुए अपने पैर पटकते हुए कमरे में चली जाती है और थोड़ी देर बाद सोना अपने छोटे से पैरों में सिद्धार्थ की बड़ी सी स्लीपर पहने कमरे से बाहर आती है। सोने के हरकत को देखकर सिद्धार्थ अपना सर पकड़ लेता है और सोने के पास आकर उसे उसकी कमर से पकड़ते हुए उसकी तरफ अपने गहरी नजरों से देखते हुए बोला, तुम बिल्कुल नहीं सुधर सकती वाइफी। तुम अब इतने बड़े चप्पल को पहनकर तुम कहाँ जा रही हो? अभी तुम इस चप्पल में खुद ही फंसोगी और गिरने के बाद फिर तुम्हारा रोना शुरू होगा। बिल्कुल बच्चों वाला दिमाग है तुम्हारा और बच्चों वाली हरकत करती हो। जाओ जाकर अपने स्लीपर पहनो। सिद्धार्थ के डांट खाने के बाद भी सोना अपने स्लीपर बदलने को तैयार नहीं होती है। उल्टा वह सिद्धार्थ को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखते हुए अपने छोटे से सर को ना में हिलाकर इनकार कर देती है। सोने के इस हरकत पर अब सिद्धार्थ खुद ही हार मानते हुए सोना को अपनी गोद में उठाकर उसे लेकर नीचे जाने लगता है। वही सोना भी अपने दोनों पैरों को सिद्धार्थ के कमर में लपेटे हुए अपने छोटे छोटे हाथों को सिद्धार्थ के गले में लपेटकर अपने छोटे से चेहरे को सिद्धार्थ के कंधे पर टिका देती है। सिद्धार्थ सोना को इस तरह से बिल्ली के बच्चे की तरह उसके गोद में देखकर बस अपने सी को हिला देता है। सिद्धार्थ जो हमेशा वेल मेंटेन रहता था, उससे अपने कपड़ों पर एक भी सिलवाटे मंजूर नहीं होती थी। वह खुद ही तैयार होने के बाद सोना को अपनी गोद में लिए हुए घूम रहा था। उसे बिल्कुल भी इस समय फिक्र नहीं थी कि उसके कपड़े खराब हो जाएंगे या फिर उसके कपड़ों पर सिलवटें आ जाएगी। उसे इस समय अपनी आदतों से ज्यादा अपनी बीवी की फिक्र हो रही थी। सिद्धार्थ सोना को लेकर लिविंग हॉल में आता है और फिर वो उसे वहीं सोफे पर बिठा देता है। नीचे सिद्धार्थ के दोनों बच्चे इस समय अपने अपने नैनी के साथ मौजूद थे। वह दोनों ही समय खेलने में बिजी है और उनकी नैनी उनके देखभाल के लिए उनके आसपास ही घूम रही थी। अपने दोनों बच्चों को खेलता हुआ देखकर सिद्धार्थ बस स्माइल कर देता है। सिद्धार्थ सोना को भी हॉल पर सोफे पर बिठा देता है। सोना को सोफे पर बिठाने के बाद सिद्धार्थ एक बार फिर से सोना के सर को सहलाता है और वह अपने कदम सीधा बाहर की तरफ बना देता है। बिल्कुल सोने की टू कॉपी। जब सोना सिद्धार्थ का पीछा नहीं छोड़ रही थी तो पंखुड़ी सिद्धार्थ का पीछा कैसे छोड़ देती है। वैसे ही सिद्धार्थ को घर से बाहर जाता हुआ वह देखती है, तुरंत अपने नन्हे नन्हे कदमों से सिद्धार्थ की तरफ दौड़ पड़ती है। वही सिद्धार्थ जिसके कान काफी ज्यादा तेज थे, वह जैसे ही किसी के कदमों की आहट को महसूस करता है तुरंत ही पीछे पलट कर देखता है तो देखता है उसके नन्ही से प्रिंसेस दौड़ते हुए उसकी तरफ आ रही थी। पंखुड़ी को अपने पास दौड़कर आता हुआ देखकर सिद्धार्थ एक नजर सोने की तरफ देखता है, जो कि अपने टुकुर टुकुर आंखों से ही देख रही थी और अपने घुटनों के बल वही फर्श पर बैठकर अपनी बच्ची का आने का इंतजार करने लगता है। थोड़ी ही देर में पंखुड़ी दौड़ते हुए सिद्धार्थ के पास पहुंच जाती है। पंखुड़ी जैसे ही सिद्धार्थ के पास पहुंचती है, सिद्धार्थ तुरंत पंखुड़ी को अपनी गोद में उठा देता है और फिर वह छोटे से चेहरे की तरफ देखकर उसके फूले हुए गालों हल्के से खींचते हुए बोला, क्या बात है बेटा, क्या आपको कुछ चाहिए? सिद्धार्थ के पूछने पर पंखुड़ी अपनी तोतली सी आवाज में सिद्धार्थ की तरह अपनी टिमटिमाते आंखों से देखते हुए बोली, डैडी आप जा रहे हो? अपनी बच्ची की तोतली आवाज को समझते हुए और उसके सवालों को समझते हुए सिद्धार्थ हल्के से मुस्कुराता है और फिर वह पंखुड़ी के दोनों गालों पर बारी बारी से कैसे करते हुए बोला, नहीं मेरा बच्चा, डैडी बस थोड़ी देर में आ रहे हैं, आप तब तक यहाँ माँ के साथ रहो, डैडी आपके लिए आते टाइम एक अच्छा सा गिफ्ट लेकर आएंगे। सिद्धार्थ पंखुड़ी को मानते हुए उसे कहता है।
वहीं पंखुड़ी थोड़ी देर तक शांति से सिद्धार्थ की तरफ देखती है और फिर वो हाँ में हिलाते हुए सिद्धार्थ की गोद से उतरने की कोशिश करने लगती है, जिसे देखकर सिद्धार्थ अपना सर को हिलाते हुए उसे अपनी गोद से उतार देता है। उसकी बेटी को गिफ्ट का लालच देने के बाद कुछ भी कर उसे किसी भी चीज के लिए मनाना बहुत ही आसान काम था। सिद्धार्थ की कार पैलेस से निकलकर सड़कों पर तेजी से दौड़ने लगी थी। सिद्धार्थ इस वक्त अकेला अपने कार को ड्राइव करते हुए अपने कार को चलाए जा रहा था। वहीं सिद्धार्थ के फेस एक्सप्रेशन को देखकर साफ लग रहा था कि सिद्धार्थ इस वक्त कितनी ज्यादा गुस्से में है। सिद्धार्थ के आईब्रोज आपस में जुड़े हुए थे, जैसे सिद्धार्थ किसी गहरी सोच में हो। इसके साथ ही सिद्धार्थ अपनी कार की स्पीड और भी बढ़ते हुए अपनी कार को और भी तेजी से चलते हुए ले जा रहा था। तकरीबन 1 घंटे बाद सिद्धार्थ की कार एक पैलेस घर के बाहर रुकती है। सिद्धार्थ उस घर के बाहर अपनी कार को रोककर अपनी कार से बाहर निकलता है और जोर से अपने कार का डोर बंद करता है। इसके साथ ही सिद्धार्थ अपने कदमों को उस घर की तरफ बढ़ा देता है। वो घर दिखने में काफी बड़ा था, लेकिन काफी पुराना भी लग रहा था। वही उस घर के 100 मीटर की दूरी पर और कोई घर नहीं था। वह घर पूरे इलाके में इकलौता घर था। उस घर को देखकर ऐसा लग रहा था कि इस घर को स्पेशली यही के लिए बनाया गया है। सिद्धार्थ उस घर की तरफ अब तक पहुंच चुका था। सिद्धार्थ उस घर के बाहर पहुंचकर उसे घर के डोर को नॉक करता है। वही डोर को नॉक करते के साथ ही उसे घर का दरवाजा खुलता है और एक काले कपड़े पहने हुए आदमी, जो दिखाने से बॉडीगार्ड लग रहा था, वह उसे गेट को ओपन कर सिद्धार्थ के सामने अपने सर को झुका लेता है। वहीं सिद्धार्थ बिना उसे बॉडीगार्ड पर ध्यान दिए अपने कदमों को उसे घर के अंदर ले जाता है। वही उसे घर का नजारा कुछ और ही था। बाहर से सिंपल सादा छोटा दिखने वाला घर अंदर से महल जैसा होगा, किसी ने सोचा भी नहीं था। सिद्धार्थ जैसे जैसे उसे घर के अंदर भर रहा था, वैसे वैसे वहां पर खड़े लाइन से बॉडीगार्ड अपने सर को झुकने जा रहे थे, लेकिन सिद्धार्थ बिना किसी के ऊपर ध्यान दिए अपने कदमों को आगे बढ़ते जा रहा था। सिद्धार्थ जैसे जैसे अपने कदमों को आगे बढ़ा रहा था, वैसे वैसे उसके चेहरे के एक्सप्रेशन गुस्से में बदलते जा रहे थे। सिद्धार्थ कुछ ही देर एक गेट के सामने खड़ा हो जाता है जो इस घर में बने हुए थे। वहीं वह गेट देखने से ऐसा लग रहा है जैसे उसे गेट में कुछ टेक्नोलॉजी हो। वहीं सिद्धार्थ उसे गेट के बगल में बने एक स्विच को प्रेस करता है। सिद्धार्थ के स्विच प्रेस करते ही वह बोर्ड नीचे हो जाता है और वहां पर एक हाथ स्कैनर नजर आता है। सिद्धार्थ उस स्कैनर पर अपने बाएं हाथ को रख देता है। सिद्धार्थ के हाथ रखते ही वह स्कैनर सिद्धार्थ के हाथों को स्कैन कर गेट को ओपन कर देता है। वही वह गेट जैसे ही ओपन होता है, सिद्धार्थ अंदर बढ़ जाता है। अंदर से देखने से वह पूरी जगह किसी जेल के जैसी लग रही थी। उस गेट के अंदर अलग अलग सेल्फ बने हुए थे, जैसे यहाँ किसी कैदी को रखा गया हो। वहीं सिद्धार्थ अपने कदमों को जैसे जैसे आगे बढ़ा रहा था, वैसे वैसे किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। जैसे जैसे वह आवाज सिद्धार्थ के कानों में पड़ रही थी, वैसे वैसे सिद्धार्थ के होठों पर तिरछी मुस्कुराहट आती जा रही थी। कुछ ही देरों में सिद्धार्थ एक सेल्फ के सामने खड़ा होता है। वही सिद्धार्थ के खड़े होते ही सिद्धार्थ के पीछे आ रहे 3 बॉडीगार्ड जल्दी से आगे बढ़ते हैं और उसे सेल्फ का डोर ओपन करते हैं। सेल्फ का डोर ओपन होते ही सिद्धार्थ उसे सेल्फ के अंदर चला जाता है और अपने पेट के पॉकेट में अपने दोनों हाथों को रखकर सामने देखने लगता है। वहीं सिद्धार्थ के सामने सिद्धार्थ के 2 बॉडीगार्ड खड़े 2 आदमियों को कांटे वाले चाबुक से मार रहे थे। उन आदमियों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन आदमियों के शरीर से खून किसी पानी के जैसा बह रहा हो। वही उन दोनों आदमियों के शरीर पर जगह जगह चोट के निशान थे। कांटे वाले चाबुक से मार खाने के वजह से उन आदमियों के शरीर की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। तभी सिद्धार्थ अपने एक हाथ को उठाकर अपने दोनों बॉडीगार्ड को रोकने का इशारा करता है। वहीं सिद्धार्थ का इशारा पाकर दोनों ही बॉडीगार्ड रुक जाते हैं और अपने सर को झुकाकर पीछे हो जाते हैं। वह दोनों ही बॉडीगार्ड जैसे पीछे होते हैं, सिद्धार्थ अपने कदमों को फर्श पर गिरे उन दोनों लड़कों की तरफ बढ़ा देता है। सिद्धार्थ के चेहरे की स्माइल इस वक्त किसी शैतान के जैसी लग रही थी, जो अपने शैतानी रूप में आ रहा था। सिद्धार्थ अपने चेहरे पर शैतानी स्माइल लिए उन दोनों आदमियों के पास नीचे फर्श पर अपने एक घुटने के बल बैठ जाता है और अपने एक हाथ को बढ़ाकर उन दोनों लड़कों में से एक लड़के के बाल को बेरहमी से पकड़कर खींचते हुए उस लड़के की आंखों में देखते हुए अपनी बेहद डरावनी आवाज में कहता है, तुम जैसे 2 टके के इंसान की हिम्मत कैसे हुई मेरी सोना को देखने की? तुम जैसे 2 टके के इंसान ने अपनी गंदी नजर उसे पर डाली। मैं उस पर किसी के गंदे साए को भी नहीं पड़ने देत, और तुम्हारी यह हिम्मत कि तुमने उसके ऊपर अपनी गंदी नजर डाली। तो बताओ तुम्हारे इस गुनाह की तुम्हें क्या सजा दी जाए? वेट ए मिनट, मैं तुमसे क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें सजा तो मैं दूंगा ना, और तुम्हारी सजा मुकद्दर भी मैं ही करूंगा। सिद्धार्थ उसे लड़के से इतना कहकर अपने बाएं हाथ को आगे बढ़ा देता है। वही सिद्धार्थ की नजरों में इस वक्त पागलपन साफ नजर आ रहा था। सिद्धार्थ अपनी बातों को कहते हुए किसी सनकी से कम नहीं लग रहा था। वहीं सिद्धार्थ के हाथों को बड़ा हुआ देखकर सिद्धार्थ का एक गार्ड जो वहां पर खड़ा रहता है, वह उस सेल्फ में रखे एक ब्लैक कलर के शीशे के बोतल को उठाता है और सिद्धार्थ के हाथों में थमा देता है। वही उसे बोतल को पकड़ के सिद्धार्थ अपने दोनों गार्डों को कुछ इशारा करता है। वहीं सिद्धार्थ का इशारा पाकर वह दोनों ही गार्डन सिद्धार्थ के हाथों से उसे लड़के को ले लेते हैं। जिस लड़के को सिद्धार्थ ने पकड़ा था, वही वह दोनों ही गार्ड उसे लड़के के दोनों आंखों को खोल देते हैं। वही वह लड़का जो पहले ही चाबुक से मार खाकर बेसुध सा पड़ा हुआ था, वह ज्यादा हिलडुल नहीं पा रहा था। वह बस अपने साथ होते हुए हश्र को देख रहा था।
इधर उन दोनों के आंखों को खोलते ही सिद्धार्थ अपने हाथ में पड़े शीशे के ब्लैक कलर के बोतल को खोलना है और इसी के साथ उसमें से लिक्विड जैसा कुछ उसे लड़के के आंखों में डाल देता है। वही वो लिक्विड जैसे ही उस लड़के के आंखों में पड़ती है, वो लड़का पागल जैसा चिल्लाने लगता है। इसके साथ ही वो दोनों गार्ड भी जल्दी से पीछे हट जाते हैं। वही वो लड़का अपने दोनों आंखों पर अपने दोनों हाथों को रखकर पागलों के जैसे चिल्लाई जा रहा था। उस लड़के के चिल्लाने से उसके बगल में लेटा हुआ दूसरा लड़का वह अपने आप को पीछे खींचते हुए अपने साथी को डरी हुई नजरों से देख रहा था। वहीं कुछ ही पल में उसे लड़के की आंख किसी पानी के जैसे बहने लगती है। सिद्धार्थ के चेहरे पर इस वक्त कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। सिद्धार्थ बिना एक्सप्रेशन के अपने सामने अपने दोनों हाथों को अपनी आंख पर रखे हुए लड़के को चिल्लाते हुए देख रहा था। दरअसल इस बोतल में एक ऐसा लिक्विड था जो तेजाब के बराबर माना जाता था, लेकिन एसिड नहीं। वही उस लड़के की अब तक आंखें बह चुकी थी। उस लड़के की बहती हुई आंखों को देखकर सिद्धार्थ के चेहरे पर कोई भी दया की भाव नहीं थी। वहीं सिद्धार्थ अब दूसरे लड़के की तरफ मुड़ता है। वही वह दूसरा लड़का सिद्धार्थ को देखकर अपने आप को जमीन पर ही घिसटाते हुए पीछे खिसक रहा था। वह लड़का पीछे खीबकते हुए अपने सर को नामे हिलता जा रहा था। इधर सिद्धार्थ उसे लड़के के सर को नामे हिलता देख अपने चेहरे पर वही शैतानी मुस्कुराहट लाता है और उस लड़के से कहता है, सिद्धार्थ डोंट वरी, मैं तुम्हें इससे बिल्कुल नहीं मारूंगा। अरे अगर तुम दोनों को एक ही चीज से सजा मिलेगी तो तुम दोनों ऊपर जाकर एक दूसरे से यह बात कैसे शेयर करोगे कि तुम दोनों को मरने में कितना ज्यादा दर्द हुआ। उस लड़के से अपनी बात कहकर सिद्धार्थ अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट लिए हुए ही अपने हाथों में पकड़े हुए बोतल को अपने गार्ड की तरह बढ़ा देता है। वही सिद्धार्थ का गार्डन सिद्धार्थ के हाथों से बोतल ले लेता है और सिद्धार्थ के हाथों में एक तेज धार नोकीली चाकू पकड़ा देता है। वह चाकू दिखने में बहुत ही अलग था, इसके साथ ही वह चाकू पूरी तरीके से शार्प था। सिद्धार्थ अपने हाथों में पकड़े हुए चाकू को देखकर अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट लाते हुए उस लड़के की तरफ आगे बढ़कर उसे लड़के से कहता है, जानते हो ये जो मेरे हाथों में चाकू है ये थोड़ा यूनिक है। ये हाथों में रहने से कुछ नहीं होता, लेकिन जब इस चाकू का जख्म थोड़ा सा भी शरीर के अंदर जाता है तो यह चाकू अपना जहर छोड़ना शुरू कर देता है। इसे मैं अपने नजरों के सामने बनवाया है। ये काफी यूनिक है। मैंने ये तुम जैसे लोगों के लिए ये बनाया है जो अपनी गंदी नजरें काबू नहीं कर सकते। सिद्धार्थ इतना कहकर उस लड़के के पास नीचे बैठ जाता है। इसके साथ ही सिद्धार्थ उसे लड़के के कान को अपने हाथों से दबोच लेता है। वही वह लड़का जो पहले ही अधमरा हो गया था, वह सिद्धार्थ के पकड़ से खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रहा था, लेकिन सिद्धार्थ की पकड़ बहुत ही ज्यादा टाइट थी। वहीं सिद्धार्थ उसे लड़के की आंखों में देखते हुए उसे लड़के से कहता है, अपने दोस्त से ऊपर जाकर मिलना और उसे ये बताना कि तुम्हें कितना ज्यादा दर्द हुआ, तुम कितने ज्यादा तड़पे। साथ ही तुम लोग यह अफसोस भी मानना कि आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी सोना पर अपनी गंदी नजर डालने की। सिद्धार्थ उसे लड़के से अपनी बात कहते हुए एक झटके में वह चाकू उसे लड़के के गले पर सीधा अंदर डाल देता है। वहीं सिद्धार्थ के ऐसे करते हैं उसे लड़के की आंखें बाहर आने लगती है। इसके साथ ही उसे लड़के के मुंह से खून भी बाहर आने लगते हैं। वही सिद्धार्थ अभी भी उसे लड़के की आंखों में देखते हुए वह चाकू उसके गले से होते हुए उसके सीने को चीरते हुए उसके पेट की तरफ बढ़ते जा रहे थे। सिद्धार्थ ये करते हुए किसी हवन से काम नहीं लग रहा था। सिद्धार्थ उस लड़के के गले से लेकर सीने को चीर देता है। वही सिद्धार्थ के ऐसा करते ही उस लड़के की खून की नदियां पूरे फर्श पर बिखर जाती हैं। सिद्धार्थ अभी भी बिना किसी एक्सप्रेशन के उस लड़के को देखे जा रहा था। वही सिद्धार्थ कुछ देर तक उस लड़के को देखता है, फिर अपनी जगह से खड़े होकर एक नजर उसे लड़के को देखता है जिसके आंखों में सिद्धार्थ ने लिक्विड डाल दिया था। वहीं सिद्धार्थ जब यह महसूस करता है कि उस लड़के की धीमी सांस अभी भी चल रही है, तो सिद्धार्थ उसे लड़के के तरफ अपने कदमों को बढ़ा देता है। सिद्धार्थ उस पहले लड़के के पास जाकर चेक करता है तो पता है उसकी आंखें तो बह चुकी है, लेकिन उसकी सांस अभी भी धीरे धीरे चल रही है। वहीं सिद्धार्थ जब उसकी सांस को महसूस करता है तो वह अपने हाथों में पड़े हुए खंजर को उठाकर उसे लड़के के सीने पर वार कर देता है। वहीं सिद्धार्थ के ऐसा करते ही उस लड़के के मुंह से खून की उल्टी हो जाती है और इसी के साथ उस लड़के का शरीर पूरी तरीके से ठंड पड़ जाता है। वहीं उस लड़के की शरीर को ठंडा पड़ता देख सिद्धार्थ अपनी जगह से उठकर शैतानी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लिए हुए मुस्कुराता है और उन दोनों लड़कों से कहता है, ये सजा बहुत कम थी, मैं इससे भी ज्यादा खराब सजा देता हूँ, लेकिन अभी मेरा मूड नहीं है क्योंकि मुझे मेरी सोना और मेरे बच्चों के पास जाना है। सिद्धार्थ उन दोनों लड़कों से इतना कहकर अपने कदमों को सेल से बाहर बढ़ा देता है। सिद्धार्थ सेल से बाहर आता है और उसी के पीछे सिद्धार्थ के गार्ड भी बाहर आते हैं। वहीं सिद्धार्थ उस रूम से भी बाहर आ जाता है जहां वह सेल्फ था। सिद्धार्थ उस रूम से बाहर आकर उस घर में ही बने एक और रूम की तरफ अपने कदमों को बढ़ा देता है। सिद्धार्थ जब उसे रूम में पहुंचता है तो वह रूम एक सिंपल सा बेडरूम था। वहीं उस बेडरूम के बेड पर सिद्धार्थ के कपड़े रखे हुए थे जो इस वक्त सिद्धार्थ के पहने हुए कपड़े से मैचिंग कर रहे थे। सिद्धार्थ उस कपड़े को एक नजर देखकर अपने कदमों को वॉशरूम की तरफ बढ़ा देता है। कुछ देर वॉशरूम में रहने के बाद सिद्धार्थ वह वापस से रूम में आता है और अपने कपड़ों को उठाकर चेंज कर लेता है। सिद्धार्थ कपड़े चेंज करने के बाद रूम से बाहर निकलता है और बिना किसी से कुछ कहे और सुने बगैर घर से बाहर निकल जाता है। सिद्धार्थ जब घर से बाहर आता है तो उसके पीछे पीछे वही बॉडीगार्ड बाहर आता है जिसने दूर ओपन किया था। सिद्धार्थ उस बॉडीगार्ड को कुछ इशारा करता है
जिसे समझकर वह बॉडीगार्ड अपने सर को हाँ में दिला देता है। वहीं सिद्धार्थ अब अपने कार में बैठ जाता है और अपने कार को ड्राइव करते हुए उसे जगह से निकल लेता है। वहीं सिद्धार्थ के चेहरे के एक्सप्रेशन इस वक्त बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस है। सिद्धार्थ कुछ देर ड्राइविंग करने के बाद अपने पैलेस पहुंच जाता है। सिद्धार्थ अपने पैलेस पहुंचकर कार से निकलता है और अपने कदमों को पैलेस की तरफ बढ़ा देता है। वहीं सिद्धार्थ जैसे ही अपने कदमों को पैलेस के अंदर रखने वाला था कि तभी सिद्धार्थ अपने कदमों को रोक लेता है। इसके साथ ही सिद्धार्थ अपने चेहरे पर बिल्कुल डीसेंट स्माइल लाकर मुस्कुरा देता है। सिद्धार्थ के चेहरे पर आई हुई यह डीसेंट स्माइल सिद्धार्थ को बिल्कुल अलग बना रही थी, जो उन लड़कों को मारते वक्त और इस वक्त में जमीन आसमान का फर्क था। सिद्धार्थ अपने चेहरे पर डीसेंट स्माइल बनाकर रखते हुए अपने कदमों को अपने पैलेस के अंदर बढ़ा देता है। वहीं सिद्धार्थ जब पैलेस के अंदर पहुंचता है तो पता है सोना अपने बेटे और बेटी के साथ बैठकर किसी बात पर खिलखिलाकर हंस रही थी। इधर सोने के खिलखिला के हंसते हुए चेहरे को देखकर सिद्धार्थ के चेहरे पर आई हुई स्माइल और भी ज्यादा बड़ी हो जाती है और सिद्धार्थ जाकर सोना के बगल में बैठ जाता है। वहीं सिद्धार्थ को आया हुआ देखकर सोना भी सिद्धार्थ की गोद में चढ़कर बैठ जाती है और बंदर के बच्चे की तरह सिद्धार्थ से लिपटे हुए सोना अपने सिर को सिद्धार्थ के सीने में घूमते हुए सिद्धार्थ से कुछ बातें कहने लगती है, जिसे सुनकर सिद्धार्थ भी हंस पड़ता है। वही उसने कसकर सोना कुछ अपनी बाहों में थाम रखा था ताकि सोना गिरे ना। दूसरी तरफ आरिश की कार आकर आरिश के डार्क पैलेस के बाहर रुकती है। वही आरिश अपनी कार से निकलकर अपने कदमों को अपने पैलेस की तरफ बढ़ा देता है। उसके चेहरे पर इस समय कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, पर उसकी आंखों में कठोरता भरी हुई थी। आरिश जब अपने पैलेस के अंदर जाकर अपने लिविंग हॉल में जाता है तो आरिश अपनी जगह पर रुक जाता है और हैरानी के साथ सामने देखने लगता है। आरिश अपने सामने का नजारा देखकर बिल्कुल हैरान खड़ा था। आरिश अपने सामने का नजारा देखकर हैरान था। वह अजीब नजरों से अपने सामने की तरफ देखने लगता है जहां पर उसकी माँ सोफे पर बैठी हुई थी। वही काकी उसकी माँ के बगल में ही सोफे के पास खड़ी थी और दोनों ही आपस में कुछ बात कर रहे थे। अपनी माँ को यहाँ देखकर आरिश सच में काफी ज्यादा हैरान हो चुका था, क्योंकि उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी उसकी माँ यहाँ पर आ जाएगी। उसने पहले ही अपनी माँ को यहाँ आने से मना कर दिया था। आरिश नहीं चाहता था कि इस समय उसकी माँ उसके पास आए, क्योंकि आरिश इस समय जिस तरह से रहता था वह नहीं चाहता था कि उसकी माँ उसे हालत में देखें, और ना ही बारिश की चाहता था कि कभी भी उसकी माँ को उसकी और आर्या के रिश्ते के बारे में पता चले। उसने आज तक अपने और आर्या के रिश्ते की सच्चाई अपने माँ से छुपा कर रखा था। उसने अभी तक अपनी माँ को यह नहीं बताया था कि उसने आर्या के साथ क्या किया है। आरिश जानता था कि उसकी माँ आर्या को कितना ज्यादा पसंद करती है और उसकी माँ ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। आरिश ने छोटी सी बच्ची के साथ ऐसा सलूक किया है और यही कारण था कि आरिश नहीं चाहता था कि उसकी माँ यहाँ पर आए, क्योंकि अगर एक बार उसकी माँ यहाँ आती तो कहीं ना कहीं से उन्हें के पास जरूर पता चल जाती, और एक बार अगर बात पता चल जाए तो जाहिर से बात है आरिश की माँ उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने वाली थी। और सिर्फ गुस्सा ही नहीं बल्कि उन दोनों के ही रिश्ते में एक कड़वाहट भी घुल जाएगी। आरिश अपनी माँ की तरफ देखते हुए अपने कदम आगे बढ़ा देता है। उसने अपने इमोशंस को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया था। उसके चेहरे पर इस समय कोई भी भाव नहीं थे। आरिश आकर अपनी माँ के बगल में बैठता है और उसके फिर अपनी माँ की तरफ देखते हुए वह धीरे से बोला, माँ आप यहाँ, और अपने आने से पहले मुझे बताया क्यों नहीं, और क्या डैड आपके साथ नहीं आए हैं? आरिश के सवाल पर आरिश की माँ आरिश की तरफ देखती है। उसके बाद फिर वह अपने सर को ना में हिलाते हुए बोली, नहीं, वो इस समय एक मीटिंग की वजह से बाहर ही हैं, वो अगली सुबह तक यहाँ पर आएंगे। अपनी माँ की बात सुनकर आज बस गहरी सांस लेता है। उसके बाद काकी तरफ देखते हुए बोला, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, आप माँ का ख्याल रखें। इतना कहकर आरिश तुरंत ही अपनी जगह से उठकर कमरे की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है, पर वह ज्यादा आगे जा पाता उससे पहले ही बारिश की माँ अपनी जगह से उठाते हुए आरिश को रोकते हुए बोली, आखिर तुम्हें हो क्या गया है आरिश? तुम पहले तो इस तरह से नहीं थे। तुम हमेशा अपनी फैमिली के साथ रहना पसंद करते थे। फिर तुम्हें इन सालों में हुआ क्या है जो तुम एक बार भी तुम हमसे मिलने नहीं आते हो, और यहाँ तक कि तुम हमें भी यहाँ पर आने की परमिशन नहीं देते हो। आखिर बात क्या है? तुम छुपा क्या रहे हो? और ना ही तुमने आज तक ये बताया कि हमारी बच्ची को हुआ क्या था, वह कैसे हमें छोड़कर चली गई। हम हमेशा उससे बातें किया करते थे, वह हमेशा खुश रहा करती थी। फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि वह हम सबको हमेशा के लिए छोड़कर चली गई? ना तो तुम हमें ये चीज बताते हो और ना ही तुमने आरिश की माँ का की तरफ इशारा करते हुए बोली, इन्हें बताने की परमिशन दी हुई है। ये भी हमें कुछ भी बताने से इनकार कर देती है। आखिर यहाँ चल क्या रहा है आरिश? मैं तुमसे आखिरी बार पूछती हूँ कि हमारी बच्ची को हुआ क्या था? क्यों वह हम सबको अकेला छोड़कर इस तरह से चली गई? आखिर वजह क्या थी? क्योंकि मैं जानती हूँ मेरी बच्ची इतनी ज्यादा कमजोर नहीं थी। आरिश, जिस वजह को तुमने बताया है कि हमारी बच्ची ने खुद ही हमसे दूर जाने का फैसला लिया है, तो इसके पीछे की वजह क्या है? ऐसा क्या हुआ तो उसके साथ कि वह हम सबके बीच रहना नहीं चाहती थी? ऐसा क्या हुआ था उसके साथ जो उसे ये कदम उठाना पड़ा था? क्यों उसने ये कदम उठाने से पहले एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? आखिर ऐसी कौन सी इतनी बड़ा वजह रही होगी जो हम सबसे दूर हो गई उसके लिए? बोलो आरिश, तुम चुप क्यों हो? कब तक? आखिर कब तक तुम हमें सच से रूबरू नहीं होने दोगे? कब तक तुम इस सच को हमसे छुपाते फिरोगे? एक न एक दिन ये सच बाहर जरूर आएगा।
और अगर इसमें तुम्हारा हाथ हुआ आरिश तो मैं कभी तुम्हें माफ नहीं करूंगी। मैं जानती हूँ कि तुम कितने ज्यादा ईगोस्टिक इंसान हो, लेकिन अगर तुम्हारे इस ईगो की वजह से हमारी बच्ची हमसे दूर हुई होगी तो तुम भूल जाना कि कभी तुम्हारी एक फैमिली थी। आरिश, जो कि दूसरी तरफ अपना मुंह किए हुए अपनी माँ के सारी बातें सुन रहा था, वह अपनी माँ के कहे हुए आखिरी लाइन को सुनकर अपनी आंखें कसकर बंद कर लेता है। वह जानता था कि उसकी माँ आर्या से कितना ज्यादा प्यार करती है, और जिस दिन आर्य के सच्चाई उनके सामने आएंगे उसे दिन ये होना तय था जो उन्होंने अभी अभी अपने मुंह से कहा था। वही काकी, जो कि आरिश की माँ की सारी बातें सुन रही थी, वह हैरानी से अपनी आंखें बड़ी बड़ी किए हुए आरिश तो कभी उसकी माँ तरफ देख रही थी। उनके चेहरे पर घबराहट साफ साफ नजर आ रही थी, पर वह अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहे थे। आरिश अपनी माँ की बात सुनने के बाद भी कुछ नहीं कहता, उल्टा वह अपने हाथों को छुड़ाते हुए अपने कमरे की तरफ चला जाता है। आरिश उसको आज फिर एक बार बिना कुछ बोले जाता हुआ देखकर आरिश माँ गहरी सांस लेती हैं और वह सोफे पर बैठ जाती हैं और फिर अपनी बेबस नजरों से काकी की तरफ देखते हुए बोली, कम से कम आप तो हमें बता दीजिए कि आखिर वजह क्या है और सच्चाई क्या है। कब तक इस तरह से घूट घूट कर जीत रहेगा हमारा बच्चा? कब तक उसे ऐसे अंधेरी भरी जिंदगी में रहना पड़ेगा? मैं नहीं देख सकती उसे इस हालत में। माँ का दिल है अपने बच्चों को इस तरह से तड़पता हुआ देखकर उससे कहीं ज्यादा तड़प महसूस होती है। आप ही तो माँ है, आप हमारी तकलीफ को समझ हमें सच्चाई बता दीजिए। काकी आज इसकी माँ की तकलीफ है अच्छी तरह से समझ रही थी, पर वह खुद भी मजबूर थी। वह बिना आरिश के परमिशन के अपने मुंह से आर्या और आरिश के रिश्ते की सच्चाई कभी भी उसकी माँ के आगे नहीं आने देना चाहती थी, और ऐसा आर्या खुद भी नहीं चाहती थी कि कभी भी आरिश के माँ के सामने उसके और आरिश के रिश्ते की सच्चाई आए। अगर आर्या ऐसा कभी चाहती तो वह खुद ही बारिश की माँ को सब कुछ बता देती। वह 3 सालों तक इस तरह से आरिश का टॉर्चर नहीं सहती। वह 3 सालों तक हर रात आरिश का गुस्सा, उसकी नफरत बर्दाश्त नहीं करती, और जब आर्या ने इतना कुछ सहने के बाद भी उसे सच को बाहर नहीं आने दिया है तो फिर काकी उस सच को कैसे बाहर ला सकती थी? नूर, आरिश की माँ के इतना पूछने के बाद भी काफी नूर जी को कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं होती हैं। वही जब वह देखते हैं कि काकी उन्हें कुछ भी बताने को तैयार नहीं हो रही हैं, तो वह भी गुस्से से अपनी जगह से उठकर सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती हैं। वहीं काकी नूर जी को इस तरह से ज्यादा हुआ देखकर बेबसी से बस अपने सर को हिला देती हैं। उसके बाद वह भी किचन में चली जाती। इधर आरिश, जो कि अपने कमरे में आ चुका था, वह इस समय बाथरूम में शावर के नीचे खड़ा था। उसके दिमाग में बार बार रहकर अपनी माँ के ख्याल आ रहे थे, बार बार उसके दिमाग में अपने माँ के किए हुए सवाल गूंज रहे थे। आरिश आज भी काफी ज्यादा मजबूर खुद को महसूस कर रहा था। उसने इतने सालों में आज तक अपनी हिम्मत नहीं जुटा पाया कि वह अपनी माँ को सच्चाई के बारे में बताएं। वह खुद को इतना ज्यादा बेबस महसूस कर रहा था, ना तो वह अपने मुंह से सच्चाई को अपनी माँ को बता सकता था, और ना ही वह सच्चाई को अपनी माँ के सामने आने देना चाहता था, क्योंकि एक वही सच्चाई थी जो आरिश से हमेशा हमेशा के लिए उसके फैमिली को छीन लेगा। जाने अनजाने में आरिश ने जो गलतियां की थी वह आज जाकर आरिश को एक ऐसे मोड़ पर ले आई थी जहां आरिश फैसला नहीं कर पा रहा था कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। आरिश शावर के नीचे खड़े अपने दोनों हाथों से अपने बालों को पकड़े हुए, अपनी आंखें बंद किए हुए किसी ख्यालों में गुम था। फ्लैशबैक डार्क पैलेस। आर्या को शादी करके इस घर में आए हुए साल भर हो चुके थे, पर इन साल भर में उसके अंदर कहीं ना कहीं आप भी बचपन छिपी हुई थी। हर दिन आरिश का गुस्सा सहने के बाद भी उसके बचकानी हरकतें अब भी उसके ऊपर हावी हो ही जाती थी। आर्या इस समय हॉल में मौजूद थी और काकी इस समय किचन में खाना बना रही थी। इस समय आर्या थोड़ी बहुत काकी से बातें कर लिया करती थी, पर ज्यादातर वह अकेले ही रहा करती थी। अभी आर्या अकेली चुपचाप बैठी हुई थी कि तभी फोन रिंग करता है। आर्या तुरंत ही झटके से फोन को अपने हाथों में उठा लेती है। फोन उठाते ही उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। दूसरी तरफ से बारिश की मां नूर, जिसने आर्या को कॉल किया था, आर्या के कानों में जैसे ही उसकी आवाज से जाती है, आर्या चहकते हुए उनसे बातें करने लगती है। आर्या की चहकने की आवाज से पूरे हॉल में गूंज रही थी। वही काकी, जो कि किचन में खाना बना रही थी, वह बाहर निकल कर देखती है तो आर्या को इतना खुशी से किसी से बातें करता हुआ देखकर वह भी मुस्कुराते हुए वापस से किचन में चली जाती है, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि इस समय आर्या को किसका कॉल आया होगा। आर्य को बातें करता हुआ देखकर, हंसता मुस्कुराता हुआ देखकर उन्हें भी कहीं ना कहीं सुकून मिलता था। पर इस समय सुबह का समय था, अभी 9 बजे भी नहीं बजे थे, और आर्या इतनी जोर जोर से बातें कर रही थी। काकी को ये भी डर था कि कहीं आरिश अपने कमरे से बाहर ना आ जाए, और उनका डर भी सही साबित हुआ। अभी आर्या घूम घूम कर पूरे हॉल में बच्चों की तरह उछलते हुए नूर से बातें कर ही रही थी कि तब भी अपने कमरे से निकलते ही आरिश की नजर आर्या पर पड़ जाती है। आर्य को इतना ज्यादा खुश और मुस्कुराता हुआ किसी से बातें करता हुआ देखकर आरिश तुरंत ही उसकी आंखें सिकुड़ जाती है, और वह गुस्से से आर्या की तरफ घूर कर देखने लगता है, और वह धीरे धीरे अपने कदमों को बढ़ाते हुए नीचे हॉल में चला आता है। आरिश हाव में आता है तो वह देखता है कि आर्या का अब तक भी ध्यान उसके ऊपर नहीं गया, बल्कि वह तो अपने ही किसी दुनिया में खोई हुई है। आर्या कभी चलकर इधर जाती तो कभी उधर जाती, उसने पूरे हॉल में चक्कर काट रखा था। वही आरिश आर्या को इस तरह से पूरे हॉल में घूमता हुआ देखकर गुस्से से अपने दांत पीस ले रहा था, और अगले ही पल में तेजी से अपने कदम बढ़ाकर आर्या के पास जाता है और झटके से उसके हाथ से फोन एकदम से छीन लेता है।
आर्या जो कि अभी तक हंसते मुस्कुराते हुए बात कर रहा था, वह आरिश के इस तरह से फोन छीन लेने से तुरंत ही हड़बड़ाते हुए आरिश की तरफ देखने लगती है, पर अपने सामने खड़े आरिश की तरफ देखकर आर्या एकदम से शांत हो जाती है। अब तक जो स्माइल उसके चेहरे पर थी वह एकदम से गायब हो जाती है। वही उसके आंखों में एक गुस्सा और एक डर अपनी जगह बना लेता है। आर्या की आंखों में गुस्सा तो था, पर साथ उसके चेहरे पर एक डर भी नजर आ रहा था। गुस्सा इस बात का कि आरिश ने इस तरह से फोन जबरदस्ती उससे छीन लिया था। वह इस समय किसी से बातें कर रही थी और आरिश से तो ये भी नहीं देखा जा रहा था कि वो थोड़ी देर किसी से बातें कर ले, हंस ले, मुस्कुरा ले, और डर इस बात का कि आर्या को ये डर था कि कहीं आरिश फिर से उसके साथ जबरदस्ती न करने लगे। आरिश का यही तो काम था, वह जब भी गुस्सा होता था उसका गुस्सा इसी तरह से आर्या पर उतरता था और उसे बिल्कुल भी फिक्र नहीं होती थी कि आर्या को इससे कितनी तकलीफ हो रही है या फिर वो इस वजह से कितने ज्यादा दर्द से गुजर रही है, उसे कितने ज्यादा मेंटली टॉर्चर हो रही है। उसे बस फर्क था तो सिर्फ इस बात का कि उसका गुस्सा इस सब करने से शांत होता है। आर्या इस समय चुपचाप आरिश के सामने खड़ी थी। वहीं दूसरी तरफ से बार बार हेलो हेलो की आवाज आ रही थी और दूसरी तरफ से नूर बार बार आर्या को बच्चा बच्चा का कर पुकार रही थी, पर इस तरफ से आर्या की एक आवाज तक नहीं निकल रही थी, ना ही वह अपने हाथों को आगे बढ़ा रही थी। आरिश से फोन लेने के लिए वह चुपचाप अपने सर को झुकाए हुए वहीं खड़ी रह जाती है। इधर आरिश बिना कुछ बोल ही फोन डिस्कनेक्ट करता है और उसे वापस से टेबल पर रखकर घुरकर आर्या को देखता है। वही काकी जो कि किचन के दरवाजे के पास ही खड़े होकर यह नजारा देख रही थी, उनके चेहरे पर एक मायूसी छा जाती है और कहीं ना कहीं बस समझ भी जाती है कि अब आगे क्या होने वाला है। वही आरिश फोन को टेबल पर रखते हैं, आर्या को घूरते हुए अपना हाथ बढ़ाता और आरिथा की कलाई पकड़कर उसे खींचते हुए सीधा ऊपर तरफ ले जाने लगता है। इस तरह से खींचने से आरिश अपने हाथों से छुड़ाने की कोशिश करते हुए बहुत ही रिक्वेस्टिंग टोन में बोली, यह आप क्या कर रहे हैं, हमारा हाथों को छोड़िए, हमें दर्द हो रहा है। पर बारिश पर तो जैसे आर्या के किसी भी बातों का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो आर्या को इस तरह से खींचता हुआ सीधा ऊपर अपने कमरे में लेकर चला जाता है। वहीं आर्या अपने हाथों की तरफ देख रही थी। आरिश की पकड़ इतनी ज्यादा मजबूत थी कि आरिश के पकड़ की वजह से उसके हाथों में अब दर्द होने लगा था, पर आरिश था कि उसे छोड़ ही नहीं रहा था। आर्या अपने नाम आंखों से आरिश की तरफ से देख रही थी। वही आरिश उसे खींचता हुआ सीधा कमरे में लेकर आता है और झटके के साथ उसे ले जाकर बेड पर छोड़ देता है। आर्या इस झटके के लिए तैयार नहीं थी और वह जाकर सीधा अपने मुंह के बल ही बेड पर गिरती है और अगले ही पल तुरंत ही सीधी होकर बेड पर बैठ जाती है और हैरान नजरों से आरिश की तरफ देखने लगती है। वह आरिश गुस्से से अपने दोनों हाथों को अपने पेट के पॉकेट में डाले हुए आर्या को घर कर देख रहा था और इसकी नजरों को देखते हुए आर्या कुछ भी नहीं कहती और चुपचाप अपना सर झुका लेती है। उसने अपने दोनों हाथों और पैरों को समेट रखा था, वह बिल्कुल खामोश थी। आर्या को इस तरह से देखने के बाद भी आरिश के चेहरे के इमोशंस बिल्कुल भी नहीं बदलते, उल्टा वह गुस्से से अपने दांत किटकीटते हुए बोला, क्या तुम्हें मेरी बात एक बार में समझ में नहीं आती? कितनी बार कहा है मैंने कि मेरी परमिशन के बगैर ना तो तुम्हें इस घर से बाहर निकालने की इजाजत है और ना ही किसी से फोन पर बातें करने की। तुम्हें एक बार में मेरी बातें ठीक से सुनाई नहीं देती, या फिर तुम्हें एक बार में मेरी बातें समझ में नहीं आती, या फिर तुम्हें बार बार दर्द सहने में मजा आता है, या फिर यह कह लो कि तुम्हें वह सब में मजा आता है, इसलिए तुम बार बार वही गलतियां करती हो। आर्या जो कि चुपचाप आरिश के सारी बातें सुन रही थी, वह आरिश के इस बात को सुनकर तुरंत ही अपने छोटे से सर को ऊपर उठाकर देखती है। उसकी नीली आंखें आंसुओं से भरी हुई थी और वह आरिश को किसी मासूम बच्चे की तरह देख रही थी। वहीं आर्या की आंखों में उन मासूमियत को देखते हुए एक पल को आरिश शांत हो जाता है, पर अगले ही पल उसके मुठिया कस जाती है और वह गुस्से से आर्या की तरफ देखते हुए बोला, अपना यह मासूमियत का खेल किसी और के पास खेलना, क्योंकि मैं तुम्हारे हर एक रंग से वाकिफ हूँ, इसलिए मेरे साथ तो यह मासूमियत वाला खेल तुम खेलने की सोचना भी मत। आरिश की आंखें गुस्से से लाल होती जा रही थी। वही आरिश के इस बात को सुनकर आर्या एक बार फिर से अपना सर झुका लेती है, क्योंकि आरिश हर बार उसे इसी तरह से कहता था, ना तो वो उसकी एक भी बात सुनता था और ना ही वो उस पर रहम करता था, इसलिए आर्या उससे कुछ भी नहीं कहती थी। वही आरिश आर्या को इतना शांत देखकर और भी ज्यादा गुस्सा होने जा रहा था। आरिश को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस समय आर्या से कैसे रिएक्शन के एक्सपेक्टेशन लगाए बैठा है, क्योंकि थोड़ी देर पहले तक जब आरिथा खुशी से चाहते हुए उसकी माँ से बात कर रही थी तो वह उसे देखा नहीं गया और अब आर्या जब शांत है तो ये भी उसे देखा नहीं जा रहा है। आखिर वह चाहता क्या है आर्या से? वही आरिता भी खामोशी से बैठी हुई थी। उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि वह आरिश से क्या कहे और उसे साथ यह भी डर लग रहा था कि अगर उसने ऐसा कुछ कह दिया तो आरिश फिर से गुस्सा होगा और वह आरिश के गुस्से को बिल्कुल भी सहना नहीं चाहती थी। थोड़ी देर तक शांत रहने के बाद जब आर्या कुछ भी नहीं कहती है तो आरिश अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश करता है और वह तुरंत ही वहां से मुड़कर कमरे से बाहर जाने लगता है, पर आर्या अपनी आदत से मजबूर तुरंत ही अपना सर उठाकर आरिश को कमरे से बाहर जाता हुआ देखकर धीरे से अपनी प्यारी सी आवाज में आरिश से पूछ बैठी है, क्या आप ऑफिस जा रहे हैं? बस इतना पूछना था कि आरिश की आंखें एक बार फिर से चट जाती है और वह पलटकर अपनी तिरछी नजरों से आर्या की तरफ देखता है, जो कि बेड पर बैठे हुई अपनी टिमटिमाते नजरों से उसकी तरफ देख रही थी।
आर्या की नजरों को देखते हुए आरिश गुस्से से दांत पीसते हुए अपने कदम अब दरवाजे की तरफ से वापस बेड की तरफ घुमाते हैं और वह बेड के पास आकर अपने हाथों को बांधते हुए आर्या की तरफ घूरती हुई नजरों से देखते हुए बोला, मतलब तुम कभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाली हो। आरिश इसके ऐसा कहने पर आर्या और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि क्या अब कुछ नया ऐसा क्या कर दिया, पर फिर भी वो कुछ भी नहीं कहती और अपनी टुकुर टुकुर आंखों से आरिश को देखती रहती हैं और आर्या की यही नजरें आरिश का खून खौला रही थी। आरिश आर्या की आंखों में मासूमियत देख पा रहा था, पर उसे आर्या के मासूमियत से नफरत हो रही थी। आरिश आर्या की तरफ देखते हुए ही झटके से अपना हाथ बढ़ाकर आर्या के छोटे से चेहरे को अपने हथेलियां में थमता है और कसकर उसके फूले हुए गालों को दबाते हुए उसकी नीली गहरी आंखों में देखते हुए बोला, अगली बार से कभी भी अपनी यह नजरें मुझसे मिलने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम तुम सोच भी नहीं सकती हो। अभी जाने दे रहा हूँ, इसका यह मतलब नहीं है कि मैं तुम्हारी इस गलती को माफ कर रहा हूँ। इसके लिए तुम तैयार रहना। इतना कह ले आरिश आर्या के चेहरे को दूर झटक देता है और वह कमरे से निकल जाता है। वही आरिश के जाने के बाद आर्या तुरंत ही अपने छोटे से चेहरे को अपने दोनों हाथों में भर लेती है और वह अपने गालों को धीरे धीरे दबाने लगती है। उसके गालों में काफी ज्यादा दर्द महसूस हो रहे थे। आरिश ने उसके चेहरे को इतने कसकर पकड़ा था कि उसे ऐसा लगा था कि उसके जबड़े टूट जाएंगे। आर्या के गोरे स्क्रीन पर आरिश की उंगलियों के निशान छप गई थी। वही आर्या की आंखों में आंसू भी हो भर आए थे और वह धीरे धीरे अपने गालों को सहलाते हुए अपने आंखों से बह रहे आंसुओं को दूसरे हाथ से पोंछ रही थी और सुबकते हुए बेड पर ही बैठी रहती हैं। वह नीचे जाने के लिए बेड से उठने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करती, उल्टा थोड़ी देर बाद में बेड पर लेकर खुद को पूरी तरह से ब्लैंकेट से कवर कर लेती हैं। इधर आरिश कमरे से निकलकर बिना ब्रेकफास्ट किए ही बस सीधा ऑफिस के लिए निकल जाता है। उसके जाने के बाद काकी तुरंत किचन से निकलकर आर्या के कमरे की तरफ भागती है, पर वह जैसे ही आर्या के कमरे को खोलने की कोशिश करती है तो पाती है कि आर्या का कमरा लॉक है। आर्या के कमरे को लॉक देखकर काकी को समझते देर नहीं लगती है कि आर्या अब तक नीचे क्यों नहीं आए, क्योंकि आरिश ने जाने से पहले ही उसके कमरे को लॉक कर दिया था और अब आर्या तब तक बाहर नहीं आ सकती थी जब तक आरिश ऑफिस वापस नहीं आता है। अब काकी को बेचैनी होने लगता है। एक तो आर्या पहले से ही इतने ज्यादा कमजोर हो गई थी, ऊपर से आरिश आज उसे कमरे में बंद करके गया था। इसका मतलब साफ साफ था कि आज आर्या को पूरे दिन खाना नहीं मिलने वाला था। काकी को घबराहट हो रही थी कि आज आर्या पूरे दिन कैसे रहेगी। काकी आर्या की हरकतों से वाकिफ थी। वह जब से यहाँ आई थी तब से ही काकी ने उसे नोटिस किया था। पहले जब वह आई थी तब तो गोलमटोल थी और चबी सी दिखती थी, पर अब वह इतने ज्यादा पतली हो गई थी कि कोई भी देखकर हम तक बता सकता था कि इन सालों में उसके क्या हालत रही होगी और उसे किस कंडीशन में रखा गया होगा। पर उसकी खूबसूरती वह इतनी खराब कंडीशन में इतने दर्द और तकलीफ में रहने के बाद भी ढलने का नाम नहीं ले रही थी। उसकी खूबसूरती आज भी निखर कर दिखती थी। काकी दरवाजे के पास ही अपना हाथ दरवाजे पर रखकर धीरे से कान लगाकर दरवाजे की दूसरी तरफ हो रहे हलचल को सुनने की कोशिश करती है, पर दूसरी तरफ बिल्कुल शांति छाई हुई थी, जिसे महसूस कर काकी समझ जाती है कि आर्या सो चुकी होगी। क्योंकि जब भी आरिश ऐसा करके जाता था आर्या पूरे दिन सोकर ही गुजरती थी, क्योंकि आर्या से भूख बर्दाश्त नहीं होती थी और अगर वह जगी रहती तो उसे हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाने को चाहिए होता है और आज तो उसे कुछ भी नहीं मिलने वाला था, जिसके वजह से वह इस चीज की तो उम्मीद कर ही नहीं सकती थी कि उसे 2 घंटे बाद खाना मिलेगा। इसलिए वह हमेशा सोना ही बेहतर समझती थी। कमरे के अंदर की शांति को महसूस करते हुए काकी की आंखों में नमी आने लगती है। कहाँ के थोड़ी देर तक वही दरवाजे के पास ही खड़ी रहती हैं और थोड़ी देर बाद वह अपने आंखों से बह रहे आंसुओं को पोंछते हुए वहां से हटकर वापस से अपने कमरे में चली जाती हैं। आज आर्या को पूरे दिन खाना नहीं मिलने वाला था, जिसके वजह से काकी भी बिना ब्रेकफास्ट किए हैं अपने कमरे में चली गई थी। शाम के समय आरिश की कार विला के पार्किंग में आकर रुकती है। आरिश के कार रुकने की आवाज सुनकर काकी जो हाल में ही बैठी हुई थी वह राहत के साथ लेती है, ये सोचकर कि अब आरिश के आने के बाद शायद वह आर्या को खाने के लिए दे दे। वही आरिश अपने कार से बाहर आता है और वह सीधा विला के अंदर आता है। विला के अंदर आते ही उसकी नजर सीधा हॉल में बैठी काकी के ऊपर जाती है। काकी को देखकर हॉल में देख आरिश उन्हें इग्नोर करता हुआ सीधा अपने कमरे की तरफ चला जाता है और जैसे ही कमरे का दरवाजा खोलता है उसकी नजर सीधा बेड पर जाती है, जहां पर ब्लैंकेट के अंदर है छोटी सी आर्या सुकून से सो रही थी। आर्या को सोता हुआ देखकर भी आरिश बेड की तरफ ना बढ़कर बस सीधा बाथरूम की तरफ बढ़ जाता है। थोड़ी देर बाद आरिश फ्रेश होकर बाहर आता है। उसने इस समय सिर्फ एक टॉवल अपनी कमर में लपेट रखा था। वो अभी बेड की तरफ देखता ही है कि तक काकी आरिश के लिए काफी लेकर कमरे में आ चुकी थी। काकी की नजरें बार बार बेड पर ही जा रही थी। उनके हाथों में भले ही आरिश के काफी की मग थी, पर नजरें तो आर्या पर ही टिकी हुई थी। वही आरिश काकी की नजरों को महसूस कर पा रहा था और वह काकी के हाथों से उस काफी के मग को लेते हुए हैं अपनी कठोर आवाज में बोला, उठाए उसे। आरिश का इतना कहना था कि काकी तुरंत भागते हुए बेड के पास जाती है और वहां आर्या के ऊपर से ब्लैंकेट हटाकर आर्या को जगाने की कोशिश करती है, पर आर्या जो कि इस समय सुकून से बेड पर सो रही थी, उसकी तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं आता है। काकी इस बार थोड़ा जोर लगाते हुए आर्या का नाम लेते हुए उसके गालों को थपथपाती है, पर आर्या अपनी आंखें नहीं खोलती।
आरिथा को कोई भी रिस्पांस ना देता हुआ देखकर अब काकी के चेहरे पर घबराहट आने लगी थी। आर्या भले ही गहरी नींद में सोई थी, पर वह इतनी भी गहरी नींद में नहीं सोई थी कि कोई उसे हाथ लगाए और आर्या की नींद ना खुले। आर्या को जागता हुआ ना देखकर काफी तुरंत ही आरिश की तरफ देखती है और फिर अपने घबराए हुए आवाज में आरिश से बोली, आरिश बाबा। आर्या बेबी अपनी आंखें नहीं खोल रही है। काकी की यह कहने के बाद आदेश अपनी आंखें छोटी करके बेड की तरफ देखता है और वह अपने कदम सीधा बेड की तरह बढ़ा देता है। उसके बाद बेड के पास आकर धीरे से आर्या के ऊपर झुकते हुए आर्या के गालों को धीरे से थपथपाते हुए बोला, आर्या आंखें खोलो अपनी, उठो और जाकर नीचे खाना खाओ। आरिश के उठाने के बाद भी आरिथा कोई रिस्पांस नहीं देती है। इस बार आरिश की आंखें थोड़ी बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि उसके टच को महसूस करके आर्या इतनी सुकून से सोई रही ऐसा हो ही नहीं सकता। आरिश अब धीरे से आर्या के हाथों को अपने हाथों में लेता है और बस के नस को चेक करता है, क्योंकि जब वह कमरे में आया था तब भी आर्या बेड पर लेटी हुई थी और जब वह बाथरूम से फ्रेश होकर आया तब भी आर्या इसी पोजीशन में बेड पर लेटी हुई थी और उसने पूरी तरह से खुद को ब्लैंकेट से कवर भी कर रखा था, जिसकी वजह से उस टाइम आरिश ने नोटिस तो नहीं किया, पर अब जाकर वह नोटिस कर रहा था। आर्या को मुंह ढककर कभी सोने की आदत नहीं थी, वह भला इतनी देर तक खुद को पूरी तरह से ब्लैंकेट में कवर करके कैसे रख सकती थी। आरिश आर्या के नस चेक करता है तो आर्या की धीमी नस उसके हाथों में महसूस होती है। आर्या की इतनी धीमी नस को महसूस करते हुए आरिश तुरंत अपना फोन साइड टेबल से उठता है और किसी को कॉल करता है। आरिश के कॉल करते ही तुरंत ही दूसरी तरफ से आरिश का कॉल रिसीव हो जाता है। कॉल के रिसीव होते ही आरिश तुरंत से अपने कठोर आवाज में बोला, अगले 10 मिनट में मुझे मेरे घर पर डॉक्टर चाहिए। आरिश अपनी बात कहकर तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। वही आरिश की बात सुनकर काकी हैरानी से आरिश की तरफ देख रही थी, क्योंकि आज पहली बार था जब आरिश खुद से डॉक्टर को कॉल करके बुला रहा था। आरिश काकी नजरों में हैरानी पहचान चुका था, पर वह कुछ भी नहीं कहता, उल्टा वो अब आर्या के हाथों को छोड़कर वापस से चेंजिंग रूम की तरह बढ़ते हुए बोला, डॉक्टर आ रहे हैं, वो इसे चेक कर लेंगे, आप तब तक कमरे में रही, मुझे और भी बहुत से कम है। इतना कहकर आरिश चेंजिंग रूम के अंदर चला जाता है। वही काकी एक बार फिर अब हैरानी से आरिश की तरह देखने लगती है। पल भर में आरिश के भाव बदल जा रहे थे। अभी कहाँ आर्या की चिंता में डॉक्टर को बुला रहा था और अभी वो कहाँ ये कह रहा था कि उसे में बहुत से कम है और आर्या उसके लिए बोझ है। काकी कुछ भी नहीं कहती है और चेंजिंग रूम की तरफ देखते रहती है, जहाँ थोड़ी देर पहले आरिश गया था। आरिश कपड़े चेंज करके बाहर आता है। वह कैजुअल कपड़े पहनकर चेंजिंग रूम से बाहर आया था और वह एक नज़र बेड की तरफ देखता है और सीधा कमरे से बाहर निकल जाता है। आरिश के जाने के बाद काकी वहीं पर बेड पर बैठ जाती है और आर्या के छोटे से चेहरे की तरफ देखने लगती हैं। उसका छोटा सा चेहरा इस समय बेजान नजर आ रहा था, तो उसकी आंखें बंद थी, वहीं उसके होंठ सूखे हुए नजर आ रहे थे और उसके चेहरे पर आंसुओं के निशान साफ साफ नजर आ रहे थे, जो ये साबित कर रहा था कि आर्या रोते रोते ही सोई थी। आर्या की तरफ देखते हुए काकी बिल्कुल शांति थी, उनकी नजरों में कोई इमोशंस नहीं थे। वहीं थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाजा नॉक होता है। कमरे का दरवाजा नॉक होने पर काकी तुरंत ही अपनी नजरें उठा बीकर दरवाजे की तरफ देखती है। दूर पर एक औरत खड़ी थी, जिसने इस समय व्हाइट कलर की कोट को पहना हुआ स्थान वही उसके हाथों में एक सूटकेस था। उस औरत की तरह देखते हुए काकी तुरंत अपनी जगह से खड़ी होती हैं और उसे अंदर आने को कहती हैं। वो औरत तुरंत ही अंदर आती है, जिसके बाद वो आर्या को चेक करने लगती है। ये औरत कोई और नहीं बल्कि वही डॉक्टर थी जिसे आरिश ने कुछ देर पहले यहाँ बुलाया था। डॉक्टर आर्या को चेक करती हैं और थोड़ी देर बाद वह काकी तरफ देखते हुए थोड़ी परेशानी भरी आवाज में बोले, क्या ये ठीक से खाती पीती नहीं है? क्योंकि ना खाने की वजह से ही इन्हें कमजोरी आई है और जिसकी वजह से यह बेहोश हो गई है। आप इनके खाने का प्रॉपर ध्यान रखें, अगर ऐसे ही चला रहा तो ये बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगी। डॉक्टर बहुत ही कंसर्न भरी आवाज में काकी से कहती हैं। वही काकी डॉक्टर की आवाज सुनकर एक नजर बेड पर लेडी आर्या की तरह देखती है, उसके बाद में डॉक्टर की तरफ देखकर अपने सर को हाँ में हिला देती हैं, क्योंकि उनके पास कहने को कुछ भी नहीं था। उनका आर्या के ऊपर कोई हक नहीं था और ना ही वो इस घर में कुछ भी अपनी मैसेज से कर सकती थी, जिसकी वजह से सिवाय उनके सिर हिलाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। डॉक्टर काकी के सिर हिलाने पर अपनी नजर उनसे हटा अपने नोटबुक में कुछ दवाइयां को लिखती हैं। उसके बाद वह उस पेपर को काकी के हाथों में देते हुए बोली, ये कुछ दवाई है, आप इतने टाइम तो टाइम देते रहें, कुछ दिनों में ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगी और उनके खाने पीने का भी बिल्कुल ध्यान रखें। डॉक्टर की बात सुन काकी डॉक्टर की तरह देखकर एक बार फिर से अपने सर को हिला देती हैं, जिसके बाद डॉक्टर अपना सामान लेकर वापस से कमरे से बाहर चले जाते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद काकी वापस से आर्या की तरफ देखने लगती हैं। वही आरिश इसका असिस्टेंट जोगी डॉक्टर को लेकर आया था, वह कमरे के बाहर ही खड़ा था। जैसे ही डॉक्टर बाहर आती हैं, आरिश का असिस्टेंट राघव उसे तुरंत ही लेकर डार्क पैलेस से बाहर चला जाता है। डॉक्टर के जाने के बाद राघव तुरंत ही आरिश को कॉल करके सारे इन्फॉर्मेशन आरिश को दे देता है। वही स्टडी रूम में बैठा आरिश जो के समय लैपटॉप में देखते हुए अपने कानों में ब्लूटूथ लगाए हुए अपने असिस्टेंट के सारी बातें सुन रहा था। वह बिल्कुल खामोश था, पर उसके नजरें बहुत कुछ बयां कर रही थी।
थोड़ी देर तक अपनी असिस्टेंट की बात सुनने के बाद आरिश कॉल डिस्कनेक्ट करता है और वापस से वह अपने कामों में लग जाता है। इस समय उसका पूरा फोकस अपने काम पर था। वही काकी जो कि इस समय आर्या के कमरे में बैठे हुए थी, वह साइन टेबल से पानी का गिलास उठाकर अपने हाथों में हल्का सा पानी लेती है और उसे आर्या के चेहरे पर डालती हैं। उनके ऐसा करते हैं आर्या अपनी आंखें कसकर बंद करने लगते हैं, जैसे वह अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रही हो। आर्या की आंखों में हलचल देखकर काकी थोड़ी रात के सांस लेती हैं और आर्या के गालों को थपथपाते हुए आर्या को उठाने की कोशिश करने लगती है। थोड़ी ही देर में काकी की मेहनत रंग लाती है और आर्या धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगती है, पर जैसे ही अपनी आंखें खोलकर आर्या काकी को अपने सामने देखती हैं, आर्या तुरंत ही काकी के हाथों को खुद से दूर झटक देती है और फिर वह उठ के बेड पर बैठते हुए काकी की तरफ अपने बेजान नजरों से देखते हुए बोली, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आर्या के सवाल पर काकी कुछ पल खामोश रहती है। उसके बाद आर्या की तरफ देखते हुए बोली, इस समय आपकी तबीयत ठीक नहीं है, पहले चलिए आप कुछ खा लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं कि हम यहाँ क्या कर रहे। अभी काकी कह ही रही थी कि तभी आर्या तुरंत अपने सर को ना में हिलाते हुए बोली, हमें कुछ भी नहीं खाना है। आर्या बात सुनकर काकी आर्या की तरफ देखने लगती हैं। उसके बाद वह प्यार से आर्या की तरह देखकर समझते हुए बोली, प्लीज ऐसा जिद मत कीजिए, आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, इस समय आपके लिए खाना बहुत जरूरी है, आप काफी ज्यादा कमजोर हो गई है। काकी की बातें सुनने के बाद भी आर्या कोई रिस्पांस नहीं देती, उल्टा वह एक बार फिर से बेड पर लेटते हुए बोली, हमें भूख नहीं है, हम ठीक हैं, हमें जब भूख लगेगी तो हम खुद खा लेंगे, और वैसे भी जब सुबह से हमारी किसी को फिक्र नहीं थी तो फिर रात को भी हमारी फिक्र करने की भी किसी को जरूरत नहीं है। इतना कहकर आर्या एक बार फिर से खुद को ब्लैंकेट से कवर कर तक लेती है। वही काकी आर्या की बात सुनकर बिल्कुल खामोश हो जाती है। वह सुबह से लेकर अब तक की बार आरिश के कमरे के सामने आ चुकी थी, पर वह यहाँ पर आकर भी इतने ज्यादा बेबस थी कि वह कुछ नहीं कर पाई थी, क्योंकि इस कमरे में आरिश के सिवाय और कोई भी दाखिल नहीं हो सकता जब तक आरिश न चाहे, और आज तो सुबह इस कमरे को लॉक करके गया था। अगर आर्या चाहते भी तो भी वो इस करने से बाहर नहीं आ सकती थी, क्योंकि इस कमरे का लॉक सिर्फ और सिर्फ आरिश को पता था। काकी आर्या को एक बार फिर से सोया हुआ देखकर बहुत ही प्यार से आर्या के सर पर हाथ फिरते हुए उसके ब्लैंकेट को धीरे से उसके ऊपर से हटाने की कोशिश करते हुए बोली, बच्चा ऐसे जिद नहीं करते, अपनी जिद में खुद को ही नुकसान पहुंचाना ये कहीं से भी सही नहीं है, और अगर ऐसा ही चला रहा तो फिर कमजोर हो जाओगी ना। अभी काकी कह ही रही थी कि आर्या एक बार फिर से काकी को खुद से दूर कर देती है। उसके बाद वह गुस्से से काकी की तरफ देखकर घूरते हुए उन्हें बोली, मैंने कहा नहीं, एक बार मुझे नहीं खाना मतलब नहीं खाना, आप जाइए यहाँ से और दोबारा मेरे पास मत आइएगा। काकी आर्या का ऐसा भी बिहेवियर देखकर एकदम रुवासी हो जाती है, पर फिर अब वह दोबारा से जिद नहीं करती है और वह बेड उठ सीधा कमरे से बाहर चले जाती है। वही काकी के कमरे से जाने के आधे घंटे बाद कमरे का दरवाजा एक बार फिर से खुलना है और एक लंबे से परछाई कमरे में दाखिल होती है। उसकी नज़र सीधा बेड पर ही थी। एक बार फिर से आर्या को इस पोजीशन में बेड पर लेटा हुआ देखकर उसकी आंखें धीरे धीरे कठोर होने लगती हैं और वह अपने कदम सीधा बेड की तरह बढ़ा देता है, और यह कोई और नहीं बल्कि आरिश था। आरिश बेड के पास आता है और वह झटके के साथ उस ब्लैंकेट को खींचकर आर्या के ऊपर से हटा देता है। आर्या जो चुपचाप लेटी हुई थी वो अचानक से अपने ऊपर से ब्लैंकेट खींच जाने की वजह से हड़बड़ा जाती है। आर्या अपना सिर घुमाकर वह सामने देखती है। अपने सामने आरिश को खड़ा देखकर वह एकदम से अपनी जगह से उठकर बैठ जाती है और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आरिश की तरफ देखने लगती है। वही आरिश, उसके चेहरे के भाव इस समय काफी ज्यादा कठोर थे और वह अपनी कठोर नजरों से आर्या की तरह देखते हुए बोला, क्या तुम्हें करने का शौक है? आरिश के सवाल पर आर्या है एकदम से कंफ्यूजन से आरिश की तरह देखने लगती हैं। वही आरिश आर्या के आंखों में कंफ्यूजन देखते हुए अपने गार्ड को हल्के से टेढ़ा करता है और अपने हाथों को अपने गर्दन पर रखकर धीरे से अपनी गर्दन को सहलाते हुए बोला, अगर तुम नहीं चाहती हो कि मैं तुम्हारी जान अपने हाथों से ले लूं तो चुपचाप बेड से उठो, नीचे जाकर खाना खाओ अब जाकर। आर्या को अब समझ आता है कि आरिश ने उसे क्यों पूछा था। आर्या एकदम से डरते हुए धीरे से सरकते हुए बेड से नीचे आती है और वह आरिश की तरफ देखते हुए ही अपने धीमी कदमों से चलते हुए सीधा करने से बाहर आ जाती है। उसे चलने में काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, बार बार उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था, पर मैं बिल्कुल भी इस कमरे में रुकना नहीं चाहती थी। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी आंखों को बड़ा बड़ा करके कमरे से बाहर चली आती है। आर्या कमरे से बाहर आने के बाद एक बार जोर से अपने सर को झटकती है ताकि उसे सब कुछ साफ नजर आने लगे, पर ऐसा करने के बाद भी उसे सब कुछ धुंधला ही नजर आ रहा था। पर वह किसी से कुछ भी नहीं कहती है और दीवार के सहारे ही वह धीरे धीरे नीचे जाने की कोशिश करने लगती है। वही आरिश, जो कि आर्या के कमरे से जाने के बाद एक गहरी सांस लेता है, उसके बाद वह अपने सर को हिलाते हुए अपने हाथों को अपने बालों में फेरते हुए वापस से कमरे से बाहर आ जाता है और वह स्टडी रूम की तरफ जा रहा था, क्योंकि काकी ने ही स्टडी रूम में आकर आरिश को बता दिया था कि आर्या खाना खाने नहीं जा रही है, जिसकी वजह से आरिश को खुद ही कमरे में आकर आर्या को नीचे भेजना पड़ा था। आरिश जैसे कमरे से बाहर आता है, उसकी नजरें सीधा आर्या के ऊपर पड़ती है। आर्या को इस तरह से दीवार के सारे चलता हुआ देखकर और बार बार अपने सर को पकड़ता हुआ देखकर उसे समझते देर नहीं लगती है कि इस समय आर्या को चक्कर आ रहे हैं और आरिश अब गहरी सांस लेता है और आर्या की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है।
आर्या के पास पहुंच आरिश आर्या की बांह पकड़कर उसे खींचते हुए लेकर नीचे चला आता है। वही आर्या, जिसे कुछ भी साफ से दिखाई नहीं दे रहा था, वह अपने लड़खड़ाती कदमों से आरिश के कदमों से कदम मिलने की कोशिश कर रही थी। आरिश बिना उसकी परवाह किए उसे लेकर नीचे डाइनिंग एरिया में पहुंच जाता है और उसे वहीं पर छोड़कर वापस से अपने स्टडी रूम में चला जाता है। इधर आर्या अब चुपचाप टेबल पर बैठ चुकी थी और उसने अपने दोनों हाथों से अपने सर को पकड़ रखा था। वही काकी तुरंत से आर्या के सामने लाकर उसका खाना रख देती है। आर्या एक नज़र उस खाने की तरफ देखती है और फिर काकी की तरफ देखती है। आर्या की आंखों में इस समय गुस्सा साफ नजर आ रहा था, क्योंकि आर्या समझ रही थी कि आरिश कमरे में क्यों आया था। वही काकी आर्या की आंखों में अपने लिए गुस्सा देखकर बस अपने सर को नीचे झुका लेती हैं। वह कुछ भी नहीं कहती हैं। वहीं काकी का ऐसा रिएक्शन देखकर आर्या भी अपना मुंह फेर कर खाना खाने लगती है। थोड़ी देर बाद आर्या अपना खाना खत्म करने के बाद अपने आप को संभालते हुए वापस से कमरे में पहुंच जाती हैं। आरिश के कमरे से आज एक बार फिर चीखने और रोने की आवाज से आ रही थी। वहीं नीचे हॉल में बैठी काकी के कानों में भी यह आवाज पड़ रही थी। आर्या की रोने की आवाज इतनी तेज थी कि इस पैलेस में मौजूद सभी के कानों में वह आवाज जा सकती थी। वही काकी आर्या की रोने की आवाज सुनकर अपने सर को कसकर पड़े हुए वही हॉल में चुपचाप बैठे हुई थी। उनकी आंखों में आंसू थे, पर वह बेबस थी सिवाय उन आवाजों को सुनने के, और वह कुछ भी नहीं कर सकती थी। उनके हाथ इस तरह से बंधे हुए थे कि वह चाहकर भी उन बेड़ियों से खुद को आजाद नहीं कर सकती थी। उसने चेहरे की शिकन बता रही थी वो सभी कैसा महसूस कर रही है। वही कमरे में आर्या इस समय बेजान से बेड पर लेटी हुई थी। वही उसके बगल में लेटा हुआ था आरिश। उसके चेहरे पर इस समय कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। वहीं आर्या का छोटा सा चेहरा बुरी तरह से लाल हो चुका था, तो उसके छोटे से चेहरे पर आंसुओं के निशान थे। उसके छोटे से होंठ पर काफी ज्यादा सुजे हुए नजर आ रहे थे। आर्या के लिए अपनी आंखें खोलने तक मुश्किल हो रहा था। आर्या अभी जिस पोजीशन में थी वह सी पोजीशन में अपनी आंखें बंद कर लेती है, पर दर्द की वजह से वह नींद की आगोश में भी नहीं जा पा रही थी। उसका बदन पूरी तरह से टूट रहा था। उसका एक एक हिस्सा ऐसा लग रहा था जैसे उसकी बॉडी से कोई अलग कर रहा हो। वही उसके बगल में लेटा हुआ आरिश को तो जैसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह आर्या के सूबकने की आवाज से अपने कानों में आराम से सुन सकता है, पर उसने एक बार भी अपने नजर को घुमाकर आर्या की तरह देखने की जहमत नहीं उठाई थी। वही आर्या दर्द से सिसकते हुए करवट लेने की कोशिश कर रही थी, पर बार बार दर्द की वजह से सिर्फ चीखें ही उसकी निकल रही थी। इस समय दोनों की बॉडी पर एक पतले सा ब्लैंकेट था जिससे दोनों कवर थे। वही बार बार आर्या के दर्द भरी आवाजों से इरिटेट होते हुए आरिश आर्या की तरफ देखता है, और वह आर्या को इस तरह से करवट लेने के लिए इतना ज्यादा मशक्कत करता हुआ देखकर गहरी सांस लेता है, और फिर वह अपने ऊपर से ब्लैंकेट को हटाकर बेड से नीचे आ जाता है। वही आर्या, जिसे एहसास हो चुका था कि आरिश उसके बगल से उठ चुका है, वह एक बार भी अपना सिर घुमाकर उस तरफ देखने की कोशिश नहीं करती है, उल्टा हुआ अपनी आंखें बंद कर लेती है। इधर आरिश अपनी जगह से उठने के बाद साइड में पड़ा हुआ एक टॉवल उठाता है और उसे अपने कमर में लपेटे हुए वह सीधा बालकनी में चला आता है। आरिश बालकनी में आने के बाद झूले पर बैठ जाता है और वह चांद की तरफ देखते हुए सिगरेट को जलाकर उसके कश लेने लगता है। इस समय ना तो आरिश की आंखों में कोई इमोशंस थे और ना ही उसके चेहरे पर। इस समय आरिश के दिमाग में क्या चल रहा है ये समझ पाना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। अभी आरिश शांति से बैठा हुआ ही था कि तभी कमरे से एक तेज चीखने की आवाज आती है और सब कुछ शांत हो जाता है। इस आवाज को सुनते हुए आरिश एकदम से अपनी जगह से उठ जाता है। फ्लैशबैक, और आज एक बार फिर जैसे ही वो चीख आरिश के कानों में गूंजती है, आरिश जैसे होश में आता है और वह अपनी आंखें खोलता है। इस समय उसकी आंखें बेहद लाल थी, साथ ही उसकी आंखों में आंसू भी थे। आरिश अपने नम आंखों से सामने कांच की दीवार की तरफ देख रहा था। उसे कांच की दीवार में भी आज उसे आर्या का छोटा सा मासूम सा चेहरा नजर आ रहा था। एक समय था जब आर्या में आरिश की जान बसती थी, और एक समय वह आया था जब आरिश ने खुद ही आर्या की जान ले ली थी। बीते दिनों के ख्यालों को सोच सोच कर ही आरिश की रूह कांप जाती थी। उसे खुद विश्वास नहीं हो रहा था कि वह अपनी नफरत में इतना अंधा हो गया था कि उसने उस बच्चों की मासूमियत छीन ली थी। आज भी उसके जहन में सिर्फ और सिर्फ एक ही यही अफसोस होता था कि क्यों उसने एक बार भी आर्या की बातें सुनने की कोशिश नहीं की, क्यों उसने एक बार भी सच पता करने की कोशिश नहीं की, क्यों उसने सिर्फ कानून सुने पर ही भरोसा किया, क्यों उसने किसी की बातों का भरोसा किया। ये सवाल आरिश को हर दिन तोड़ती थी, उसे हर दिन झकझोर कर रख देती थी, उसे हर दिन उसकी असलियत दिखाई थी, जो अब आरिश के लिए सहना मुश्किल होता जा रहा था। अगर आपको हमारी कहानियों में मज़ा आया और आप ऐसी और जादुई दुनिया में खो जाना चाहते हैं तो देर किस बात की, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सफ़र का हिस्सा बने। हर कहानी को लाइक करके हमें अपना प्यार दिखाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके इस खुशी को फैलाएं। आपके कमेंट हमें बेहतर बनाने में मदद करते हैं, तो अपनी राय ज़रूर दें।